तो जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक जो है उसको पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आज हम शुरू करेंगे। पहले 3 चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें पहले 2 चैप्टर जो थे वो बेसिकली हमें सोर्सेस के ऊपर बताते हैं कि भाई क्या सोर्सेज है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इसमें हमने देखा था कि कुछ आर्काइव सोर्सेज और नॉन आर्काइव सोर्सेज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। ये एक बहुत अच्छी सीरीज रहेगी और आज मैं कुछ इस सीरीज में नया कर रहा हूं जो आज तक मैंने कभी नहीं किया था, और अगर वो तरीका आपको पसंद आएगा तो मैं उसी के हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू भी करूंगा। तो पहले चैप्टर में हमने सोर्सेज के ऊपर डिस्कस किया था, जहां पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज को देखा था कि भाई आर्काइव सोर्सेज और नॉन आर्काइव सोर्सेज, है ना। दूसरी बात हमने दूसरे चैप्टर में क्या कि अप्रोचेस टू मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, यानी कि क्या क्या नजरिए हो सकते हैं। जैसे कि हमने नेशनलिस्ट व्यू क्या था, हमने कॉलोनियलिस्ट व्यू को पढ़ा था, मार्क्सिस्ट का व्यू क्या था, नियो लिबरल व्यू क्या था। इन सारे हमने अप्रोचेस को देखा था कि कौन कैसे इस तरह की ये जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसको कौन देखता, किस तरह से देखता है। फिर हमने मैंने आपको कहा था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है वो चैप्टर नंबर 3 से शुरू होती है। अब चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको ये कहा था कि देखिए इंडिया जो है वो हमेशा से फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता आया है, और हमारा ट्रेड जो है वो एंशिएंट टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोपियंस के साथ होता रहा, और ये ट्रेड स्पाइसेस, सिल्क, इन सब में होता चला गया, है ना। और ये जो पूरा ट्रेड था जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया एक सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। भारत के अंदर बहुत ज्यादा सोना चांदी हो गया, हम बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रिच कंट्री थे, और इसी वजह से हमने देखा कि इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। और फॉरेन इन्वेजन्स में हमने आर्यंस को, फिर उसके बाद साका, फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्थियंस, हमने देखा सिंथियंस, हमने देखा कुशाणों को, फिर उसके बाद आप देखोगे तो हुण का इन्वेजन हुआ, टर्क्स आए, फिर उसके बाद अफगानी आए, फिर टर्क्स आए, फिर उसके बाद आपने देखा कि अफगानी पहुंचे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। एक बात ये समझ में आ गई हम लोगों को कि हाँ, रीजन ऑफ इन्वेजन क्या रहा है कि हमेशा से इंडिया एक बहुत रिसोर्सफुल कंट्री रहा है। लेकिन 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि नए कॉम्पिटिटर्स अराइज होते हैं जो भारत आना चाहते हैं, और उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया था और इस्लाम का उदय हो रहा था। टर्क्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो ट्रेड होता था यूरोप से लेकर इंडिया तक, ये रास्ता जो था, उस रास्ते पे कहीं ना कहीं बीच में आप देखोगे तो टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब यूरोपियंस के पास जब वो ट्रेड करते थे तो उनका वो सामान थोड़ा महंगा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड इन इस्लामिक रूलर्स के थ्रू उन्हें करना पड़ता था। तो जब भी वो उनका गुड्स यहां से पास होता था, चाहे वो इंडिया पहुंचने के वक्त हो या फिर इंडिया से वापस आते समय हो, जिसकी वजह से उनकी गुड्स की जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो रहे थे, और इसीलिए यूरोपियंस को जरूरी था कि वो एक ऑल्टरनेटिव चीजों रास्ता यहां पर खोजें। और इसी तरह से हमने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा जो है वो इंडिया तक पूरा सी रूट को डिस्कवर करके भारत पहुंचते हैं। हमने पोर्चुगीज की पूरी कहानी को देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर कोशिशें करी गई थी वेरी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमने प्रिंस हेनरी, जिनको नेविगेटर कहा गया है ना, वहां से हमने कहानी पढ़ना शुरू करी थी, राइट। और हमने बहुत सारे ऐसे नेविगेटर्स के बारे में देखा। फिर हमने जो पोर्चुगीज गवर्नर्स थे उन्होंने किस प्रकार से इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को और अपने रूल को, सेटलमेंट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी थी, हमने वो भी देखा था, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ये डच भी पहुंच गए थे, लेकिन डच का जो मेन एजेंडा था वो था मलाया पेनिनसुला, मलाया आर्शिपेलागोस, यानी कि जो आइलैंड्स थे सुमात्रा के, जावा के, राइट, जहां पर बहुत ज्यादा स्पाइसेस मिलते हैं। तो हमेशा ये वहां पर उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और वही इन्होंने किया भी था, राइट। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ती भारत के ऊपर। भारत में देखते हैं कि पोर्चुगीज यहां पर हैं और अब ब्रिटिशर्स भी पहुंच गए हैं। तो हमने देखा कि लमसम 1498 में पोर्चुगीज पहुंचे। देन वी फाइंड 1605 के आसपास आप देखोगे कि डच पहुंच जाते हैं। देन वी फाइंड कि 1611 के आसपास जो ब्रिटिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करती है, और 1660s के आसपास आपको फ्रेंच देखने को मिलते हैं। तो ये वो शताब्दी थी, है ना, जब हमने देखा कि यूरोपियन पावर्स इंडिया आती हैं। और वही रीजन होता है कि ये पहले इनिशियली देखा गया कि ये कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड को मोनोपलाइज करना चाहते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इनके इंटेंशंस बदलते गए, और ब्रिटिश यहां पर एकदम से डोमिनेट होकर निकल के आया, और वो पोर्चुगीज को भी एलिमिनेट करता है। पोर्चुगीज से आप देखोगे फाइनली मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की जो यहाँ पर प्रिंस, जो इनकी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो थी, उनकी शादी हो जाती है चार्ल्स टू के साथ, ना, चार्ल्स के साथ हो जाती है। तो इस तरह से पोर्चुगीज एलिमिनेट हो जाता है, राइट। इसके अलावा हमने देखा कि डच के साथ जो है वो इंग्लिश का एक अग्रीमेंट हो गया कि तुम इंडिया की तरफ मत देखो और हम तुम्हारे स्पाइस आइलैंड की तरफ नहीं देखेंगे। तो डच भी एलिमिनेट हो गया। और फिर मैंने कहा था कि लास्ट में फ्रेंच ही बचा था, जो
आखिरी में कंटेंडर था और इसलिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट होती है। इस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में मैंने आपको 3 बेसिक लड़ाइयों के बारे में बताया था, दैट इज बैटल ऑफ सैंड थोम, राइट, जिसका रीजन क्या था कि भाई एक तो रीजन ये था कि चूंकि ये दोनों कंट्रीज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में इंगेज थे, दैट इज वाई हमें यहाँ पर इंडिया में भी इसका रिटेलिएशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ अंबर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ अंबर में किस प्रकार से ड्यूप्ले ने यहाँ पर क्या किया था कि वो मुजफ्फर जंग को अलाई कर लेता है अपने साथ, अलॉन्ग विद हमने देखा था कि अगेंस्ट अनवारुद्दीन, राइट, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को अपने साथ मिलाता है अगेंस्ट अनवारुद्दीन और इस लड़ाई में उनको डिफीट कर देता है, अनवारुद्दीन को डिफीट कर देता है। बाद में नासिर जंग को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर हमने थर्ड एंग्लो कर्नाटिक राइवलरी देखा, एंग्लो कर्नाटिक वॉर देखा और वो था बैटल ऑफ वांडी वॉश। और बैटल ऑफ वांडी वॉश में मैंने आपको कहा था कि 1765, 69, 61 के आसपास या 1760s के आसपास आप देखोगे कि फ्रेंच का जो यहाँ पर चैलेंज था वो टोटली यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको यहाँ पर 6 मिनट का समय लिया इसको पूरा रिवाइज कराने के लिए। अब आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है आपका इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब अंग्रेजों का यहां से शासन शुरू हो रहा है, शासन शुरू कर रहे हैं अंग्रेज, है ना। सारे जो फ्रेंच एंड डच एंड पोर्चुगीज ये सब एलिमिनेट हो चुके हैं और जब अब अंग्रेज भारत में आए तो उस वक्त इंडिया की सिचुएशन क्या थी ये चैप्टर हमको ये बतलाता है, ठीक है। अब मैं आज अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स इस लेक्चर में लेकर आया हूं। आप लोग देखिएगा कि मैंने इस लेक्चर में कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स को भी रखा हुआ है, जहां पर आपको किताब में मॉडर्न स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको पैराग्राफ वाइज मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने उनको बहुत सारे पॉइंटर्स में करने की कोशिश करी है और ये आपके लिए एज अ नोट्स भी काम करेंगे। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर पाएंगे, राइट। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर आके ये PDF आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये PDF आप यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल पे हिस्ट्री बाय आसम सर पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आप इन चीजों को अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे और समझते हैं चलिए एक एक करके कि यहां पर क्या चल रहा था। देखिए हम बात करेंगे अगर 1700 से 1750 के बीच में, यानी कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जब मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं। अब मैंने आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करी थी मैंने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करते हैं औरंगजेब की डेथ से। तो औरंगजेब की डेथ जो है वो 1707 में होती है और वहीं से हम कहीं ना कहीं शुरुआत कर देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब की डेथ तक तो हम लोग इनको जो बादशाह थे उनको मुगल एम्परर कहते हैं, लेकिन इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल बादशाह बनते हैं उनको हम लोग एक तरह से लेटर मुगल्स कहते हैं, लेटर मुगल्स। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये जो मुगल एम्परर थे ये टेक्निकली या लीगली देखा जाए तो 1 नवंबर 1858 तक एक्चुअली देखेगा तो आप कंट्री में रहते हैं और फिर उसके बाद ब्रिटिश जो है बहादुर शाह जफर को टोटल मतलब हटा देती है कंप्लीटली, राइट। और फिर वहां से ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरह से मतलब एलिमिनेट ही कर देती है, ठीक है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि इस लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से यहाँ पर बादशाह बने और कुछ कहानी ऐसी होती है इसमें कि भाई अब औरंगजेब के बाद जो यहाँ पर बादशाह बनते हैं वो वीक होते हैं। जब ये बादशाह वीक होते हैं तो इनका कंट्रोल भारत के ऊपर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि जब ये मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं धीरे धीरे तो कंट्री के अंदर और भी पावर्स हैं जो अपना उनका राइज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मराठाओं को देखेंगे, हम लोग सिखों को देखेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से राजपूत भी अपना स्टेट यहाँ पर बनाना चाहते हैं, वापस से इसको लेके आ रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। मैसूर की कहानी देखेंगे हम लोग, ठीक है, इन सब चीज़ों को। लेकिन ये स्टेट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं दिया है, सिर्फ हमको एक आउटलाइन यहाँ पर दी गई है कि कौन सा स्टेट कैसने आप एस्टैब्लिश किया था। जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गया, राजपूत हो गए, ये सारे आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा होगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये स्टेट्स का राइज हो रहा है और जब इन स्टेट्स का राइज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो मुगल एम्पायर है वो अब बहुत ही छोटे एरिया में सीमित होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद औरंगजेब के बाद यू विल फाइंड बहादुर शाह वन जो है रूलर बनेगा, फिर जहांगीर शाह बनता है, फिर फर्रुख सियार बनेगा एंड सो ऑन। फर्रुख सियार जब बनता है तो सैयद ब्रदर्स पिक्चर में आ जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा सर की, तो वहाँ पर भी हमने इनको डिस्कस किया था। पर चलिए अभी यहाँ पर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझ में आ गया कि जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ है तो एक बात हम देखते हैं कि औरंगजेब का पीरियड जो है वो हमें पता है 1658 से 1707 का पीरियड था और औरंगजेब की बहुत सारी ऐसी मिसगाइडेड पॉलिसीज थी, ऐसी पॉलिसीज जो और लोगों को नाराज कर गई थी, है ना। क्योंकि हमने देखा कि औरंगजेब से पहले हम देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी खासतौर से अकबर के पीरियड में थी जब बहुत कंट्री का वो यूनिफिकेशन टाइप का था और सभी लोग अकबर के साथ मिलकर चल रहे थे। राजपूत को भी अच्छी जगह दी गई थी, मराठास को भी, मतलब एवरीवन वाज लाइक
एक यूनिफाई होकर चल रहा था। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के बाद हमने देखा धीरे धीरे चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती गई, चाहे वो मनसबदारी सिस्टम हो, चाहे वो उस वक्त का जागीरदारी, ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता गया। शाहजहां के पीरियड में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और औरंगजेब के पीरियड में नो डाउट जो सबसे मैक्सिमम क्लाइमेक्स आता है, टेरिटोरियल जो लिमिट होती है मुगल अंपायर की, वो आप देखोगे मैक्सिमम पहुंच जाती है औरंगजेब के टाइम पे। बट औरंगजेब की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड थी, एंड मैं कह सकता हूं कि ट्रबलसम थी अलग लोगों के लिए, है ना। बहुत ज्यादा कट्टर, मतलब कट्टर मुसलमान था, तो डेफिनेट सी बात है कि और जो यहाँ पर जो अदर स्टेट्स के लोग थे वो इस चीज से नाखुश थे, ठीक है। और इसीलिए हम देखेंगे कि औरंगजेब की डेथ के बाद अब आपको 1607 में इसकी 1707 में इसकी डेथ होती है, और इसके 2 साल तक बहुत बड़ा वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। वॉर ऑफ सक्सेशन बोलने का मतलब है कि अब कौन राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। 2 सालों तक लड़ाई हुई, और फिर इसके बाद बहादुर शाह एक्चुअली बिकम्स दी बादशाह, ठीक है। तो जब डेथ होती है तो उसके बाद जो बादशाह आएंगे उनको हम लोग लेटर मुगल्स कहेंगे। तो ये बादशाह जो भी आए, जैसे मैंने आपको नाम लिया बहादुर शाह वन, एक्चुअली इसका नाम कुछ और था, ही टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह, ठीक है। लेटर ऑन ही केम टू बी नोन एज बहादुर शाह वन, ठीक है। अब बहादुर शाह, देन उसके बाद जहांदर शाह, फर्रुख सियार, इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारे रूलर्स आते चले गए। बट मोहम्मद शाह जो है ये जब आया तो ही ट्राइड टू फिर से ये मुगल्स की पावर को एक बार कोशिश करता है उसको उठाने का ना। एक बार होता है ना कि लास्ट टाइम एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना कि शायद कुछ हो जाए। तो यहाँ मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 तक यहाँ पर मुगल का एम्परर रहा, और ही स्टैब्लिश्ड। और इसके दौरान में आप देखोगे जब ये रूल कर रहा है मोहम्मद शाह, तो इसके टाइम में आप देखोगे कि नो डाउट ये कोशिश कर रहा है कि मुगलों को फिर से स्थापित किया जाए, बट वो उसकी कोशिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। और इंडिया के अलग अलग जगह पे हमको इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित होते हुए दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, अवध हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, है ना। ये सब मराठा हो गए, लोकल चीफ्स, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, राइट। तो बड़ी बात यहाँ पर यही है, इतना हमने जो समझा कि सर क्या चैलेंजेस थे मुगल अंपायर के सामने, ये हमें समझना है। तो यहां पर देखिए 2 प्रकार के चैलेंजेस, एक हो गए एक्सटर्नल चैलेंज, एक हो गए इंटरनल चैलेंज। तो जब मैं एक्सटर्नल से शुरुआत करूंगा तो यहाँ पर 2 बेसिक चीजें जो है आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। एक है आपका जो एक्सटर्नल में, कि एक्सटर्नल चैलेंज क्या थे। 2 एक्सटर्नल चैलेंजेस थे मुगल के, एक था नादिर शाह और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली, राइट। अब मैं जब नादिर शाह की बात कर रहा हूं तो नादिर शाह वॉज एन ईरानियन, है ना, पर्शियन अंपायर से आया था। एंड व्हेन ही एंटर्स इंडिया तो ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ करनाल। 1739 में ये बैटल ऑफ करनाल लड़ता है इंडिया में आके अगेंस्ट मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को टाइटल दिया गया था रंगीला का। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा लग्जरियस टाइप की लाइफ थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला, ठीक है। तो मोहम्मद शाह, नादिर शाह जो है, ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ करनाल अगेंस्ट मोहम्मद शाह रंगीला। और इस लड़ाई के बाद आप देखोगे कि जो पीकॉक थ्रोन है, बड़ा फेमस पीकॉक थ्रोन था शाहजहां वाला, राइट, एंड कोहिनूर डायमंड जो स्टडेड था उस पे, उनको ले जाता है अकॉर्डिंग। और साथ में आप देखोगे कि जो भी इंडस नदी के वेस्ट साइड में जो टेरिटरीज होती हैं इंक्लूडिंग काबुल, वो सब कुछ जो है अब नादिर शाह के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर इंडिया वाज वंस अगेन बिकेम वल्नरेबल टू द अटैक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या कि अब चूंकि वेस्टर्न फ्रंट हमारा फिर से ओपन हो गया है, और इसलिए अब हम लोगों को बार बार इन्वेजन्स देखने को लगातार मिलने वाले हैं, और यही हुआ और यही होता रहा, राइट। तो ये आपका नादिर शाह के बारे में हो गया। दूसरा जो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल चैलेंज रहा वो क्या था, वो था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली जो है उसका एक्चुअल नाम आप देखोगे ही वाज अहमद शाह दुर्रानी, इसको इस नाम से यहाँ कहा जाता है। और ये मोहम्मद आपको ये नादिर शाह के बाद जो इलेक्टेड सक्सेसर था वो यही था। सो ही वाज द इलेक्टेड सक्सेसर ऑफ नादिर शाह आफ्टर नादिर शाह's डेथ इन 1747। तो 1747 में जब उसकी डेथ हो जाती है नादिर शाह की, तो जो रूलर इलेक्ट किया जाता है वो होता है अहमद शाह अब्दाली। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आगे ASA करके लिखूंगा, ठीक है। नाउ अब देखो 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं यहाँ पर, 3 या 4 इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको अहमद शाह अब्दाली के लिए याद रखने हैं। पहला आप याद रखिएगा 1748 में जो गद्दी बैठ रहा है आफ्टर नादिर शाह, तो 1748 से लेकर 1767 तक इस पूरे 19 साल के टेन्योर में कई बार उसने भारत के ऊपर रेड करता है, ठीक है। एक तो ये टाइम फ्रेम याद करिएगा, और इसका लास्ट इन्वेजन जो है अहमद शाह अब्दाली का 1767 में होता है। ऑल्दो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत पहले लड़ी जा चुकी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला आपको याद रखना है 1748 में वो गद्दी बैठा, उसके बाद 1751 और 1752 में जब वो बार बार बहुत मतलब इतने 2-3 सालों से लगातार मुगलों को यहाँ पर डिस्गस्ट किया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है लगातार कंटिन्यूसली। आप देखोगे तो अहमद शाह अब्दाली मुगलों को जो है परेशान कर रहा था, एंड अल्टीमेटली मुगलों को क्या करना पड़ा, शांति के लिए मांग करनी पड़ी कि भैया बस शांत हो जाओ, बहुत हो गया। एंड जब मुगल यहाँ पर पीस मांग रहे थे, पीस को बाय कर रहे थे, हाथ गिड़गड़ा रहे थे अहमद शाह अब्दाली से, तो अहमद शाह ने कहा कि ठीक है
हम पीस करते हैं, लेकिन पंजाब जो है वो देना पड़ गया मुगलों को। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। तो 1751 से 1752 के बीच में आप देखोगे व्हेन मुगल्स ट्राइड टू बाय पीस, तो आप देखोगे कि अहमद शाह अब्दाली को पंजाब जो है मिल जाता है। फिर उसके बाद 1757 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, और कैप्चर करने के बाद उसने वहां क्या किया, उसने वहां पर एक अफगान केयर टेकर छोड़ दिया कि तुम मुगल अंपायर के ऊपर नजर रखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया गया है, अब दिल्ली तक बात यहाँ पर पहुंच गई है। तो अब्दाली की बात जब वो रिटर्न हो रहा है, वापस जाता है ईरान, ठीक है, तो वापस जब पहुंच रहा है तो उससे पहले आप देखोगे कि अब आलमगीर II वो इसको मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ठीक है भैया फाइन, जो भी यहाँ लड़ाई लड़ी, बट आलमगीर II इज द मुगल एम्परर। बट आप समझ सकते हो कि अहमद शाह अब्दाली का स्ट्रॉन्ग पावर हो चुका है, मुगल एम्परर आलमगीर II भले ही बन गया है, बट इज अ वीक रूलर, और ज्यादा कुछ इनका कंट्रोल बहुत बड़े एरिया में बचा नहीं है, छोटे से एरिया में रूल कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो मुगल एम्परर भले ही एक टाइम में माइटी थे 50, बट अब इस पीरियड के टाइम में वो लोग अदर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उन्हीं की तरह कुछ हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पर, और किताब भी यही कहती है कि भले ही अदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और वो पावरफुल थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे कि मुगलों का तख्ता पलट कर दे। बट हाँ, इतने जरूर थे कि अगर मुगलों की तरफ से अटैक हुआ तो उसको रिपल्स जरूर कर सकते थे, या फिर वो अपने अभी अंपायर को बचा सकते थे, लेकिन अभी इतने पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हुए थे कि वो मुगलों का तख्ता पलट ही कर दें। ठीक है, तो यहां पर आलमगीर II जो है वो मुगल एम्परर बनता है, और अहमद शाह अब्दाली इसको रिकॉग्नाइज करता है बिफोर ही गोज बैक। और साथ ही में यहाँ पर मीर बख्शी का जो पोस्ट है वो किसको मिलता है, बिकम्स कौन, नजीब-उद-दौला। नजीब-उद-दौला आप देखोगे तो रोहिल्ला का चीफ होता है, एंड ही बिकम, और नजीब-उद-दौला को यहाँ पर मीर बख्शी जो एम्पायर का मीर बख्शी डिक्लेयर करते हैं। अब ये जो एम्पायर का मीर बख्शी बना है ना, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ही इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ पब्लिक एज लाइक अ पर्सनल सर्वेंट टू अहमद शाह अब्दाली, और वो अहमद शाह अब्दाली की तरह सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली करके यहाँ पर वो काम कर रहा है। अब्दाली को सारा जो है लेखा जोखा बता रहा है, दिन भर गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेज रहा है, हर चीज की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचा रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर 1758 एक इंपॉर्टेंट ईयर रहा, जब रघुनाथ राव जो कि एक मराठा, यहाँ पर मराठा चीफ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेल कर दिया नजीब-उद-दौला को, यानी कि उन्होंने एक्सपेल कर दिया इस मीर बख्शी को। और जब इन्होंने एक्सपेल किया तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आना ही आना था। तो 1758 पे रघुनाथ राव ने क्या किया, 2 स्टेप्स लिए। पहला, उन्होंने नजीब-उद-दौला को एक्सपेल कर दिया, और दूसरा, पंजाब जो भी उनके हाथ में, अहमद शाह अब्दाली के हाथ में चला गया था 1751 और 1752 में, तो उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो नाउ पंजाब जो है मराठा के हाथ में आ गया। तो इस बात से अहमद शाह अब्दाली को नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, एंड 1759 में ही रिटर्न्स बैक टू इंडिया, वापस आता है अहमद शाह अब्दाली, और वो बदला लेने आता है मराठाओं से। और यही हुआ 1761 के, आप देखोगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अब्दाली ने लड़ी थी मराठाओं के साथ। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को यहाँ डिफीट कर दिया, और जब मराठास को यहाँ पर डिफीट किया था तो दिस वाज बेसिकली एन एंड टू द मराठा एम्बिशन ऑफ रूलिंग इन द एंटायर इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर मराठाओं का जो एक यहाँ पर उनका एम्बिशन था, उनका सपना था कि पूरे भारत पे हम कब्जा करेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने उनको हराकर ये उनका सपना यहाँ पर चकनाचूर कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1767 में अब्दाली का लास्ट इन्वेजन हमको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अहमद शाह अब्दाली के, आपको यहाँ पर ये इन्वेजन का ईयर याद रखना है, 1748 से लेकर 1767 तक। देखो, बहुत ज्यादा ईयर को एज इट इज आप याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जब आप देखोगे व्हाट आर द इंटरनल चैलेंजेस। तो ये तो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, हमने यहाँ पर देखा, दिस वाज द एक्सटर्नल चैलेंज, जिसमें हमने 2 चैलेंजेस को देखा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का चैलेंज मुगलों के लिए बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद इंटरनल यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस थे मुगलों को। पहला चैलेंज, अब देखो, एक चैलेंज क्या है, वीक सक्सेसर्स। तो एक बार हम लोग यहाँ पर सारे ही वीक सक्सेसर्स को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में गिवन नहीं है, लेकिन जो पॉइंटर्स थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहीं मेंशन करते गए हैं, और आप भी इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपके पास ये एकदम रिटन प्रिंटेड कॉपी में निकल आएगा, बिकॉज मैंने इसको व्हाइट पे किया है। तो यू विल गेट अ वेरी, मतलब आपको एज इट इज ये प्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि औरंगजेब की डेथ के बाद एक लंबा 2 साल का वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है ना। यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर 2 years लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन, फाइनली क्या हुआ कि बहादुर शाह, जो एक्चुअली नाम देखोगे ना तो 63 ईयर ओल्ड, 63 साल का एक यहाँ पर जो सबसे बड़ा लड़का था औरंगजेब का, जिसका नाम था प्रिंस मुअज्जम, वो गद्दी पे बैठता है। अब सोचिए आप, 63 साल का प्रिंस मुअज्जम गद्दी पे बैठ रहा है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद एक लड़ाई छिड़ी, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि कौन अगला बादशाह बनेगा, और 2 साल की लड़ाई के बाद प्रिंस मुअज्जम जो है गद्दी बैठता है, यानी ही
ही किल्ड मोहम्मद आजम एंड काम बख्श, ठीक है, इन दोनों को मारकर वो गद्दी पे बैठा। 63 साल की उम्र है एंड ही टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह। बाद में इसी को बहादुर शाह 1 कहा गया, क्योंकि आपको लेटर ऑन जाके बहादुर शाह आपको 2 भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब होती है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ती है, तो उस वक्त आपको ये बहादुर शाह 2 यहां पर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको यहां पर बहादुर शाह 1। तो जर्नी जो है हमें पूरी देखनी है बहादुर शाह 1 से लेकर बहादुर शाह 2 तक की, ठीक है। और ये बीच में जो रूलर्स आए, एम्परर बने, उनके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर किताब में दी गई है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बहादुर शाह जो है ये टाइटल था इन रूलिंग फ्रॉम 1709 टू 1712। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद 2 साल बाद आप अगर देखोगे तो 1709 होगा। 1709 से लेकर 1712 तक जो है वो बहादुर शाह 1 रूल कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम था खाफी खान, खाफी खान जो है बहादुर शाह को एक टाइटल देता है, गिव्स इन द टाइटल ऑफ व्हाट, ही गिव्स इन द टाइटल ऑफ शाह बेखबर। अब ये इसलिए दिया बिकॉज ये बहादुर शाह का जो स्ट्रैटेजी था वो था सबको बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाना और उनको खुश करने का स्ट्रैटेजी था, तो इसलिए बोला कि ये शाह बेखबर हैं, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर्स जो एनिमी पोज कर रहे हैं राइट नाउ ऑन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर पर जो खतरा मंडरा रहा है, जो उसके दुश्मन है, वो उन्हीं को खुश कर रहा है। तो ये एक ऐसा शाह है, मतलब एक ऐसा तरह का राजा है, बादशाह है जो बेखबर है, इसलिए यहाँ पर इसको टाइटल शाह बेखबर का दिया गया था। इसके बाद बहादुर शाह के बाद उसका लड़का जहांदर शाह गद्दी बैठता है, और ये बैठता है विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, मैं कह सकता हूँ एक नोबल था, और उसने क्या किया, उसने यहाँ पर हेल्प किया जहांदर शाह को, एंड जहांदर शाह की मदद की। ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर आगे चल के, एंड जहांदर शाह एम्परर बनता है 1712 से 1713। एक ही साल का रूल था, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई रूल भी नहीं रहा होगा, इसलिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस भी कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसने यहाँ पर जजिया को अबॉलिश कर दिया था। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम्स को, एक हिंदू के ऊपर जजिया लगता था, वो यहाँ पर इसने एंड किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद फर्रुख सियार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्रुख सियार बेसिकली ये एक ऐसे यहाँ पर रूलर बने थे 1713 से लेकर 1719, जिसका जिक्र मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी किया था, जहां मैंने कहा था कि फर्रुख सियार ने क्या दस्तक इशू कर दिया था, दस्तक दे दिया था, मतलब राइट टू इशू द पासेस, वो दे दिया था किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट, अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है। तो हमने ये चीज भी देखी थी फर्रुख सियार की। फर्रुख सियार गद्दी पे कैसे बैठता है, फर्रुख सियार एक्चुअली सिट्स ऑन द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स कौन, अब्दुल्ला खान एंड यू विल सी हुसैन अली। तो ये सैयद ब्रदर्स थे एंड दे बिकम द किंग मेकर, ठीक है। तो आपको सैयद ब्रदर्स देखने को मिल रहे हैं कि ये आपके किंग मेकर हो जाते हैं, ठीक है, दे आर द किंग मेकर, राइट। और अब यहां से आप देखोगे सैयद ब्रदर्स बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे जो नवाब बहुत सारे जो बादशाह होते हैं, एम्परर्स होते हैं, उनको बनने में हेल्प करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया फर्रुख सियार का ही, फर्रुख सियार को भी इन्होंने थ्रोन पे बैठाया। फिर आप देखोगे रफ़ी उद दराजत, इसको भी बिठाया। फिर रफ़ी उद दौला, इसको भी थ्रोन पे बैठाया, ठीक है। देन यू विल फाइंड कि मोहम्मद शाह, बट मोहम्मद शाह ने क्या किया, निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर, जो निज़ामुल मुल्क पहले था, बाद में देखोगे वो जाके हैदराबाद की स्टेट को फॉर्म करेगा, निज़ामुल मुल्क, जिसे टाइटल ले लिया था असफ जाह का, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो मोहम्मद शाह ने इसके साथ, निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट कर दिया। तो सैयद ब्रदर्स की कहानी 1719 में खत्म हो जाएगी। लेकिन फर्रुख सियार, इसका रूल देखिए 1713 से 1719। रफ़ी उद दराजत सबसे छोटा, कोई शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए अगर मुगल बादशाह बनता है तो वो आप देखोगे रफ़ी उद दराजत था 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719, यानी कि कुछ 3 महीने, यानी आप देखोगे तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ठीक है। और 3 महीने लगभग 4 दिन के आसपास ही यहाँ पर ये रूल करते हैं, लेस देन 100 डेज ये यहाँ पर बादशाह बनता है। उसके बाद रफ़ी उद दौला, इनका रूल ही बहुत बड़ा नहीं होता है, बट हाँ इनसे थोड़ा बड़ा था, ठीक है। एंड ही सैयद ब्रदर्स ने इनको यहाँ पर बैठाया। मोहम्मद शाह की बात करेंगे, हमने अभी डिस्कशन मोहम्मद शाह का किया भी था कि मोहम्मद शाह की लड़ाई जो है वो नादिर शाह से होती है, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला का टाइटल मिल जाता है। और मोहम्मद शाह कोशिश करता है फिर से हम यहाँ पर जो है वो मुगलों का जो परचम है उसको फिर से लहराएं, बट ही उसकी कोशिश थोड़ी नाकाम रहती है ना। 1719 से लेकर 1748 तक देखिए गद्दी पे रहा, काफी लंबा समय इसने यहाँ पर रूल किया, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल्स को भी देखेंगे। उसके बाद गद्दी बैठा अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। अब ये जो व्यक्ति था ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट आदमी था, है ना, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट था अहमद शाह। और एक्चुअली इसने जो स्टेट ऑफ अफेयर्स थे उसको छोड़ दिया था कि ठीक है भैया जाने दो, और किसको दे दिया था, क्या दिया था, मतलब ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, ज्यादा स्टेट के अफेयर्स में ध्यान देता नहीं था अहमद शाह। तो किसने ध्यान भी दिया, तो किसने, उधम बाई ने। उधम बाई क्वीन मदर कही जाती हैं एंड शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ किबलाए आलम। इनको ये टाइटल दिया गया था, किसको, उधम बाई को। अब ये भी और बड़ी एकदम मूर्ख इंसान, इनका इंटेलेक्ट उनसे ज्यादा पुअर निकला, ठीक है। और ये जो उधम बाई थी ये एक साथ ले रही थी किसका, शी वाज टेकिंग द हेल्प
टू रूल शी वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ जावेद खान। जावेद खान का ये हेल्प लेती हैं और जावेद खान शी वॉज एन, आप देखोगे ही वॉज एन योंच। अब योंच आप समझते हो जिसको हम लोग हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जावेद खान की यहाँ पर मदद लेके रूल करती है, ठीक है। बट अगेन आप समझ सकते हो कितना यहाँ पर फ्रीक्वेंट छोटे छोटे रूल्स के लिए मुगल बादशाह बन रहे हैं। एंड अल्टीमेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे धीरे धीरे मुगलों का डिक्लाइन होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे जब मुगलों का डिक्लाइन होगा तो और अदर पावर्स जो है वो पावरफुल होती जाएंगी, और साथ ही में जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अहमद शाह के बाद हम आलमगीर टू को देखते हैं, जिसका डिस्कशन मैं अभी कर रहा था कि आलमगीर टू जब गद्दी बैठता है तो अहमद शाह अब्दाली उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ठीक है भैया तुम मुगल बादशाह हो। ये आलमगीर टू वही है 1754 से लेकर 1758 तक। देन उसके बाद शाहजहां 3, देन शाह आलम 2। अभी शाह आलम 2 आप देखिए इसके टाइम में यू विल फाइंड दैट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी के टाइम पे होती है, और बैटल ऑफ बक्सर भी आप देखोगे 1764 भी शाह आलम 2 के टाइम पे होती है। फिर वो चला जाता है वहां से, एंड देन इंग्लिश के शरण में चला जाता है अंग्रेजों के। देन अकबर 2 वाज देयर 1806 से लेकर 1837, एंड फाइनली बहादुर शाह 2 वाज देयर 1837 से लेकर 1857 तक, ठीक है। और जो कोशिश यहाँ बहादुर शाह ने करी थी ना, जब हमने देखा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसी वजह से आप देखोगे तो बहादुर शाह को पकड़ लिया गया था और फिर उसको यहाँ से एलिमिनेट करके हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये एक पूरी हायरार्की है कि 1707 के बाद हम कई बार देखते हैं ना, औरंगजेब के बाद हम सीधे अंग्रेजों को इंग्लिश को पढ़ने लगते थे, लेकिन आज होपफुली आपको ये हायरार्की क्लियर हो गई होगी। तो हायरार्की याद करना भी आसान है ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बहादुर शाह था, उसके बाद आप देखोगे तो जहांदर शाह उसका लड़का आता है, जहांदर शाह के बाद आप देखोगे तो फर्रुख सियार आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यू विल फाइंड दैट रफ़ी-उद दराजा, देन रफ़ी-उद दौला, देन उसके बाद मोहम्मद शाह का एक फेमस रूलर जिसका रूल हुआ। एंड में छोटे छोटे रूलर, अहमद शाह जो एक इनकॉम्पिटेंट था, याद रखिएगा कि उसका जो उसका स्टेट ऑफ अफेयर्स था वो उधम बाई क्वीन मदर देखने लगी थी। उसी के बाद देन आलमगीर 2 वही जिसका अहमद शाह अब्दाली रूल रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड देन उसके बाद शाहजहां 3, शाह आलम 2 एक इंपॉर्टेंट था, अकबर 2, एंड देन बहादुर शाह 2। तो ये कुछ नाम रिपीट हुए हैं, इसलिए इनके आगे 1, 2 एंड 3 इस प्रकार से यहाँ पर लगता है, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक काम करते हैं, इनको मैं ना थोड़ा इसको डिटेल में और देख लेते हैं। कुछ अगर चीजें रह जाती हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, लेट अस सी। कुछ चीजें अगर बची होंगी तो वो आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे मैंने मोर और लेस मैंने सारी चीजें को यहाँ कवर कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहादुर शाह की बात कर रहे हैं तो ही इज रूलिंग फ्रॉम 1707 टू 1712, और मैंने बताया कि प्रिंस मुअज्जम जो कि औरंगजेब का आप देखोगे लड़का था, ठीक है, एंड ही बिकेम द एम्परर आफ्टर अ वॉर ऑफ सक्सेशन, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह 1, गेम बहादुर शाह। बाद में इसी को बहादुर शाह 1 करके बुलाया गया था। इसने अपने 2 भाइयों, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, राइट। ही अडॉप्टेड अ पीस पॉलिसी विद मराठास, राजपूत एंड जाट्स। ये थोड़ा याद रखिएगा कि बहादुर शाह 1 जब गद्दी बैठा, यानी कि औरंगजेब के बाद जब गद्दी बैठा, तो अब सिचुएशन इस प्रकार से थी भाई, इसलिए उसको क्या कहा गया था, ही वाज कॉल्ड एज शाह ए बेखबर, राइट। वो क्यों? क्योंकि वो अपने एनिमीज जो थे, जो बोले जा रहे थे कि, और उनको अपीज कर रहा है, खुश कर रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बेखबर है वो इस चीज से कि उनका एनिमी कितना खतरा मंडरा रहा है इसके ऊपर। नाउ ही इज अडॉप्टिंग अ पीसफुल पॉलिसी विद मराठास, ही इज अडॉप्टिंग अ पीसफुल पॉलिसी विद राजपूत एंड विद जाट्स। तो ही रिलीज द मराठा प्रिंस शाहू फ्रॉम द मुगल कैप्टिविटी, से उसको छोड़ दिया। कंफर्म्ड राजपूत चीफ्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जहां राजपूत का स्टेट्स है वहां पर उनको कंफर्म किया कि ठीक है ये टेरिटरी आपका है, ठीक है। इस तरह की चीजें बहादुर शाह ने करी, राइट। एंड देन सिख लीडर बंदा बहादुर, इसने अटैक कर दिया था मुस्लिम्स पे पंजाब के अंदर, एंड दिस इज व्हाई यू विल सी लीडिंग टू एक्शन अगेंस्ट हिम, और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया था। देन बहादुर शाह पास्ड अवे इन फरवरी 1712, राइट। ये हमने चीजें यहाँ पर देख ली। फिर उसके बाद हम देखेंगे जहांदर शाह आया। जहांदर शाह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसको असिस्ट किया था जुल्फिकार खान ने, राइट। जुल्फिकार खान ने, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि असिस्टेड बाय जुल्फिकार खान टू बिकम एम्परर। अब जहांदर शाह को इसने असिस्ट किया था। नाउ जुल्फिकार खान ने इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट से इजारा सिस्टम। और ये क्यों था, ये क्या था, ये एक्चुअली फाइनेंशियल चीजों को, फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने का एक सिस्टम था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जाके उसने जजिया को अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आपको थोड़ा पॉइंटर्स है, देखिए ये थोड़ा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। देन फर्रुख सियार, मैंने आपको फर्रुख सियार की बात बताई कि उसने अपने एलिमिनेटेड जहांदर शाह को एलिमिनेट किया था, और यहाँ पर सैयद ब्रदर्स का यहाँ पर हेल्प लिया था। सैयद ब्रदर्स बेसिकली किंग मेकर्स बन जाते हैं, है ना। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर बन जाएंगे, और वो हेल्प कर देते हैं किसको, फर्रुख सियार को गद्दी पे बैठने के लिए। Now pursued the religious tolerance by abolishing जजिया and pilgrimage tax। फर्रुख सियार भी यहाँ पर जजिया को अबॉलिश करता है ना, और पिलग्रिमेज टैक्स को यहाँ पर अबॉलिश करता है। तो एक तरह से ये टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाता है फर्रुख सियार, ठीक है। एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड दैट फरमान इन 1717, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया कि भाई वो अंग्रेजों को जो है, ब्रिटिश को वो रॉयल ऑर्डर का क्या राइट टू इशू पास, वो यहाँ पर फरमान जारी मिल जाता है, ठीक है। एंड डिथ्रोन्ड बाय सैयद ब्रदर्स एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डिथ्रोन्ड बाय सैयद ब्रदर्स एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा यह है इसको डिथ्रोन कर दिया जाता है। नाउ ब्लाइंडेड
फर्रुखसियार को ब्लाइंड किया, फिर मार दिया, मार्किंग द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द नोबल्स किलिंग एन एम्परर। तो ये पहली बार देखने को मिला था कि कोई नोबल ने, जो फर्रुखसियार थे, उन्होंने बादशाह को, एम्परर को यहाँ पर मार दिया। अब देखो, बादशाह को मारने के बाद सैयद ब्रदर्स खुद बादशाह नहीं बनते हैं, राइट, और वो इसके बाद आप देखोगे तो गद्दी पे बैठालते हैं किसको, मोहम्मद शाह को, ठीक है, गद्दी बैठालते हैं, सॉरी, इनफैक्ट आप देखोगे अभी छोटे छोटे टाइम के लिए रफी उद दराजत, एंड फिर उसके बाद यू विल फाइंड कि फिर उसके बाद रफी उद दराजत, और देन एक और नाम आया था रफी उद दराजत के बाद, यहां पर हमने देखा था देन रफी उद दौला, राइट। ये दो छोटे छोटे टाइम के लिए यहां पर बनते हैं, तो इनका कुछ खास ऐसा रूल यहां पर नहीं है, कुछ ज्यादा इन्होंने किया नहीं, है ना, सैयद ब्रदर्स की मदद से बैठ जाते हैं। नाउ इनका प्रॉब्लम क्या था कि जो यहाँ पर एम्परर था रफी उद दराजत, इसको ओपीएम का बहुत शौक था, यानी कि जो यहाँ पर ये नशे वशे खूब करता था, सूंघ लिया और बस काम खत्म। फिर उसके बाद ये दिक्कत थी इसकी, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह दौला भी आया, रफी उद दौला भी आया, उसका भी रूल ऐसे ही रहा, छोटे मोटे टाइम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मोहम्मद शाह को लेकर मैंने काफी डिस्कशन कर दिया, इसको टाइटल रंगीला दिया गया था, राइट। और रंगीला क्यों? बिकॉज ही वॉज लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, इसलिए उसको रंगीला बोला गया था, ठीक है ना। एंड अगेन सैयद ब्रदर्स ने इसको चूज किया था, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ रफी उद दौला के बाद इसको चूज किया सैयद ब्रदर्स ने। नाउ बट द थिंग इज, मैंने आपको बताया कि किल्ड द सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क जो इसके यहाँ पर कोर्ट में था, मोहम्मद शाह के कोर्ट में, तो उसी की मदद से यहाँ पर सैयद ब्रदर्स को मार दिया। अब निजामुल मुल्क आगे चल के आप देखोगे तो ये निजामुल मुल्क एक इंडिपेंडेंट स्टेट को स्थापित करने की बात करेगा, बिकॉज ही विल बी वेरी परेशान विद द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद शाह, एंड दैट इज वाई वो इंडिपेंडेंटली एक स्टेट यहाँ पर बनाना चाहता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उससे पहले देखोगे मोहम्मद शाह क्या करता है, एक दूसरे आदमी को वाइसरॉय बनाने की बात करता है, डेक्कन को। इस चीज से लेकर बड़ा ही यहाँ पर निजामुल मुल्क जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड देन उसकी लड़ाई भी होती है उस व्यक्ति के साथ जिसको वाइसरॉय बनाया जाता है। अभी आगे वो कहानी आएगी, ठीक है। देखिए आगे लिखा है, निजामुल मुल्क जो है वो यहाँ पर वजीर बन जाता है, ये बिकेम द वजीर एंड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। आगे चल के ये बनाएगा, एंड ही विल टेक द टाइटल ऑफ असफ जाह, है ना। याद करिए, अगर आपने इसको एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि असफ जाह का टाइटल वो लेगा, अभी आगे ये चीज आएगी। नाउ ही फेस द इन्वेजन बाय बाजीराव वन। बाजीराव वन ने आपको इसको इन्वेट किया था, मराठा पेशवा। 1737 में भी कुछ इवेंट्स हैं जो उसके लाइफ पीरियड में हुए थे, ठीक है। जैसे एक और चीज, डिफीटेड बाय नादिर शाह। नादिर शाह, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया कि बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी 1739 में, और इस बैटल में नादिर शाह ने जो है वो हरा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला को, राइट। और उसके बाद ही वो जो पीकॉक थ्रोन था और जो डायमंड, कोहिनूर डायमंड है, उसको वो ले गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमने यहाँ पर देख ली, राइट। इसके बाद मैंने अहमद शाह के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, क्वीन मदर। ये अहमद शाह जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर था, और उसने अपने सारे कार्य जितने भी काम थे उसको डेलीगेट कर दिया था। किसको दे दिया गया था? उधम बाई को दे दिया, उधम बाई, क्वीन मदर, राइट। और उधम बाई, इनको टाइटल मिला यहाँ पर किबलाए आलम का, एंड रूलिंग विद द असिस्टेंस ऑफ हर परमाउर। अब किसी और की हेल्प ली उसने, क्या नाम था उसका? जावेद खान, एंड ही वाज बेसिकली अ नोटोरियस यौंच था, वो हिजड़ा था। तो ये बेसिकली अहमद शाह की बात हो गई। फिर हमने आलमगीर टू के बारे में डिस्कस कर लिया। ये एक्चुअली आप देखो तो ग्रैंड सन था जहांगीर शाह का पोता था ये, है ना। और असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज रेन, अपने ही रेन में आलमगीर टू को यहाँ पर असैसिनेट कर दिया। और ये आलमगीर टू वही है जो मैंने आपको बताया, अहमद शाह अब्दाली, जिसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। बैटल ऑफ प्लासी इसी के टाइम पीरियड में यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो ये आपका आलमगीर टू हो गया। फिर उसके बाद शाहजहां थ्री, है ना, इसको यहाँ पर मुहे उल मिल्लत भी कहा गया है, शाहजहां थ्री को, एंड ही वाज डिपोज्ड थ्रू मराठा इंटरवेंशन के थ्रू। इसको शाहजहां थ्री को यहाँ पर डिपोज कर दिया। आप समझ रहे हो कितने टाइम, एक टाइम पीरियड, एक साल के लिए ऐसा लग रहा हो कि, मतलब ऐसा लग रहा हो कि शायद छोटी छोटी सरकारें चल रही हो, आप लग रहा है कि मेयर के चुनाव चल रहे हो, एक साल के लिए यहाँ पर कोई कौन एम्परर बनता है। और जब इतना फ्रीक्वेंटली आप सोचो, अगर एम्परर बन रहे होंगे तो ब्रिटिश ने कहा बनते रहो, हम तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कर के डुअल गवर्नमेंट चला वला के 1773 में रेगुलेशन एक्ट भी ले आए, और मुगल एम्परर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। शाह आलम टू को आप देखोगे, ठीक है, अभी आप देखोगे इसके बाद, राइट। तो यू विल फाइंड शाह आलम टू इज देयर, एंड शाह आलम टू इज बेसिकली सी यहाँ पर क्या हुआ, ही इज रूलिंग फ्रॉम 1760, रूल्ड अक्टूबर 1760, और फिर उसके बाद देखिए जुलाई 1788 तक, एंड देन फ्रॉम अक्टूबर, बीच में 2 महीने गैप करके 1788 से लेकर 1806 तक ये रूल कर रहा है। और इस बीच में सारे कार्यक्रम जो है ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो यानी कि मुगल अभी भी हैं, पर ब्रिटिशर्स अपना काम जो है वो चलता जा रहा है। और मुगलों की इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई भी चीज़ रिपल्स कर पाए। इनफैक्ट मुगलों को और अच्छा लग रहा है कि ठीक है, कुछ उनको रियायतें मिल जाती हैं, मुगलों को एकदम खूब पेंशन वेंशन मिलकर आगे मिलती रहेगी, और शांति से मुगल जो है बैठे रहेंगे, ठीक है ना। सो ही इज द वन हु इज विटनेस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैंने बताया 1761, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 इसी के टाइम पे
पे हुआ। और आप देखोगे तो केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको बताया ना कि शाह आलम II जो है वो अंग्रेजों के शरण में चला जाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद वो अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 अगस्त में होती है। उसके बाद आप देखोगे तो इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया था, इस ट्रीटी के तहत यू विल फाइंड दैट issued a फरमान ऑफ ग्रांटिंग रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स टू द कंपनी। तो कंपनी को यहां पर इस ट्रीटी के बाद वो राइट मिल गए कि आप रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, दिल्ली में ही रहा 1803 में, 1803 तक, और उसके बाद एक्सेप्टेड द इंग्लिश प्रोटेक्शन, फिर से उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड ही बिकेम अ पेंशनर ऑफ द इंग्लिश। और फिर उसको पेंशन मिलती रही, मुगल के बादशाह हैं, पेंशन मिलती रही, अंग्रेज जो है अपना काम जो है करते चले जाते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि शाह आलम II के टाइम में ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज वेरी डिसाइसिव, क्योंकि इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से आप देखोगे तो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो है वो यहाँ पर कंपनी को मिल गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ अकबर शाह II ही ग्रांटेड द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय जो आप देख रहे हैं ना, आप काफी पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय, तो एक्चुअली राम मोहन रॉय इज द नेम एंड वी गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम अकबर शाह II। इन दैट सेंस अकबर शाह II का नाम जो है आपके प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से कभी भी पूछने को आ सकता है। तो ही ग्रांटेड द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्ड एक्नॉलेजिंग मुगल एम्परर्स अथॉरिटी ड्यूरिंग हिज रेन। तो फाइनली आप देखोगे जो अंग्रेजों की यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने यहाँ पर अब मुगल एम्परर्स को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया कि मुगल एम्परर का कोई अथॉरिटी भी है। इस चीज़ को फाइनली यहाँ पर अब एंड लगाम जो है वो यहाँ पर लग गई थी। एंड देन फाइनली अब एक कोशिश होती है बहादुर शाह के टाइम पे, बहादुर शाह II, ये बेसिकली लास्ट मुगल एम्परर था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में अटेम्प्ट किया गया था कि भाई इसको डिक्लेयर किया गया दैट ही इज द एम्परर ऑफ इंडिया, है ना, आपको पता है ही वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर, और बनाया गया कि चलो भैया यू शुड लीड अस। बहादुर शाह जो है वो निकल के आया अपने किले से एक तरीके से, और सामने फिर यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फिर अंग्रेजों ने इसको कैप्चर कर लिया, है ना, एंड ही डाइड इन रंगून इन 1862, राइट। तो मुगल एम्परर ऑफिशियली एंडेड ऑन 1 नवंबर 1858। ये एक पॉइंट थोड़ा सोचेगा, एक एक्सप्लेनेशन फैक्ट है कि एक्चुअली हमको लगता है मुगल्स खत्म हो गए, बट मुगलों का जो यहाँ पर जो एक्चुअल जो आप देखोगे ऑफिशियल जो एंड हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, क्योंकि तब उसके बाद बहादुर शाह फाइनली खत्म, और अब बहादुर शाह के बाद कोई भी एक्नॉलेजमेंट फर्दर नहीं देखने को मिला। एंड क्वीन विक्टोरिया जो है उनका यहाँ पर प्रोक्लेमेशन हो जाता है कि भैया डिक्लेयर्ड बाय क्वीन विक्टोरिया कि अब नहीं होगा। क्लियर, अब यहां से मुगल बादशाह कुछ ना माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात इतनी आपको समझ में यहां पर आ गई होगी। क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वेयर, हम अपने नोट्स की तरफ वापस आते हैं और एक बार इंटरनल चैलेंजेस हमने देख लिए। अब हम आते हैं डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के क्या यहाँ पर रीजंस रहे हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो एक थ्योरी दी गई है कि डाउनफॉल का रीजन यहाँ पर एक डिस्कशन है हिस्टोरियंस के बीच में जो हो रहा है, हमारे बुक के अंदर दिया गया है, और वो डिस्कशन इस चीज पे है कि भाई कुछ एक टेरिटोरियल रीजंस, मतलब रीजन आप देख सकते हो कि रीजनल फैक्टर्स रीजनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ, और कहीं हमें देखने को मिलता है रिलीजियस फैक्टर्स थे। ठीक है, यानी कि ये बोला गया कि भाई हमने, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, इनफैक्ट थोड़ा क्लैरिटी आपको भी हो जाएगी। ये डिबेट बस दिया गया है ना, ये डिबेट दिया गया है कि भाई एक तो यहाँ पर रीजन है एम्पायर रिलेटेड डिबेट है, और एक रीजन रिलेटेड डिबेट है। तो यहाँ पर दो कॉजेज एक तरह से हैं, मोटे रूप में दो कॉजेज, एक है आपका एम्पायर रिलेटेड, एक है रीजन रिलेटेड। तो ये बोला गया कि एम्पायर रिलेटेड क्या, कि भाई एम्पायर रिलेटेड मतलब क्या हुआ कि भाई स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर में यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था। यानी कि एम्पायर रिलेटेड रीजंस में क्या होगा कि भाई जो एम्पायर था मुगलों का, उनके स्ट्रक्चरिंग में और उनके फंक्शनिंग में, उनकी पॉलिसीज, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके थे वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो गए थे, फॉल्टी हो गए थे। दैट इज वाई हमें एक मुगलों का अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जो व्यू है रीजन रिलेटेड, वो ये कि भाई चूंकि यहाँ बोला गया कि भाई टर्मोइल दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो रहा था, इंस्टेबिलिटी दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्रीज में बढ़ती जा रही थी, दैट इज वाई यू विल फाइंड कि मराठास हो गए, यू विल फाइंड कि सिख हो गए, ये सब लोग अपना यहाँ पर पावर जो है वो ग्रो कर रहे हैं ना। तो सिख हो गए, मराठास हो गए, राजपूत हो गए, ये सब अब मुगल पावर को यहाँ रजिस्ट कर रहे हैं टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, राइट। और जो सक्सेसर्स थे अब यहाँ पर औरंगजेब के, वो अभी इतने कैपेबल रूलर्स नहीं बचे हैं, एंड चूंकि दे वर द वीक रूलर्स, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड कि अब मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो आगे इसके बाद जो मेन रीजंस दिए गए हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर ये 4 रीजंस के अंदर हमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस दिए हैं। मतलब मैंने आपको ब्रॉड हेडिंग बता दिया। एक तो है शिफ्टिंग अलिजियंस ऑफ जमींदार। अब देखो ये दो सिंपल सी चीज है कि जमींदार जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, एंड दे यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोजली विद द ब्रिटिशर्स, है ना। अब ब्रिटिशर्स को अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है वो जगह जगह गाँव जाके तो करेंगे नहीं,
तो उन्होंने यहाँ पर जमींदार बना दिए, जमींदार एक नया क्लास इमर्ज हो गया, ठीक है। और ये जमींदार जो होते थे ये जाते थे, जामीनदार से ये जाते थे गांव गांव रेवेन्यू कलेक्ट करके ये पहुंचा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जमीन जितना भी रेवेन्यू देना होता था जमींदार उस हिसाब से कलेक्ट करता था, और जमींदार तो कई बार क्या होता था ना कि बहुत अनचंट पैसा जो है वो मांग लेता था, जितना ब्रिटिशर्स को चाहिए वो ले लेते थे, बाकी वो अपने पास रखता था। तो यहाँ पर जो ये अलिजांस अभी तक जमींदारों का था विद द मुगल्स, अब ये अलिजांस शिफ्ट हो रहा था और ये अंग्रेजों की तरफ जा रहा था। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि एक स्पाइन जो एक बैकबोन थी, राइट, वो अंग्रेजों की टूट रही थी, और अब वो बैकबोन अंग्रेजों की, सॉरी, वो बैकबोन जो मुगलों की थी वो खत्म हो रही थी, टूट रही थी, क्योंकि उनका एलिजियंस लॉयल्टी जो है वो अब शिफ्ट हो रही थी अंग्रेजों की तरफ। इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जागीरदारी क्राइसिस, हमने देखा था कि इस प्रकार से अकबर के टाइम में मनसबदारी और जागीरदारी को सिस्टम को बनाया गया था, और इसमें अब क्राइसिस आने लग गई थी, ठीक है। हमने देखा कि क्या हुआ कि बहुत सारे मनसबदार जो है मनसबदार बनने लगे थे, और जो लैंड अंडर कल्टीवेशन था वो एक तरह से रिड्यूस होता चला गया। तो ज़्यादा लोग थे और वो ज़्यादा लोग थे, और जो लैंड हैं वो कम देने को हैं, जिसकी वजह से हमें क्राइसिस आगे चलकर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर रीजनल स्टेट्स का राइज होता है। अब रीजनल स्टेट्स कैसे, हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका सक्सेसर स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, है ना, ये सक्सेसर स्टेट्स थे, मुगलों के अंदर से निकलते हैं, सक्सेसर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। फिर कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, यानी कि आउट ऑफ नोवेयर वो किंगडम स्टैब्लिश होता है, जैसे कि मैसूर की बात करेंगे। फिर आपका न्यू स्टेट्स बने, है ना, जहां पर मतलब न्यू स्टेट्स जैसे मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, ये नए स्टेट्स। कुल मिला के कई सारे ये राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स होने लगा पूरे कंट्री के अंदर। दैट इज वाई इनकी पावर जो है अब वो इंक्रीज हो रही है, और ये रीजनल स्टेट्स आपस में लड़ भी रहे हैं और मुगलों से भी लड़ रहे हैं, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड कि मुगलों का धीरे धीरे जहां पर डिक्लाइन जो है वो होता चला जाता है। और फिर उसके बाद एक रीजन है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जहां पर बढ़ती चली जाती हैं। तो इन पॉइंटर्स को चलिए एक बार हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया अल्टीमेटली उसी का एक्सपेंशन है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर इन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे तो इन स्टेट्स के बेसिक यही है कि कौन इसका फाउंडर था, बस यही सब चीजें हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। बस स्टेट कैसे फाउंड हुआ इस चैप्टर में अभी तक यहाँ पर इतना ही बताया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, ये है आपका शिफ्टिंग अलिजियंस ऑफ जमींदार, इतना ही है। तो ये पॉइंटर्स को जरा एक बार देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर है। देखिए, टू क्लासेस शेयर्ड पावर विद द एम्परर। अब 2 क्लासेस थे जो अभी तक मुगलों के टाइम पे पावर शेयर करते थे एम्परर के साथ, एक जामीनदार भी थे और एक नोबल्स हुआ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नोबल ने यहाँ पर मर्डर कर दिया था, है ना, नोबल्स ने मार दिया था, तो नोबल की बड़ी पावरफुल रोल होता था, और ऐसे ही आप देखोगे तो जामीनदारों का बड़ा पावरफुल यहाँ पर रोल जो है वो होता था, ठीक है ना, सिंपल हो गया ना। जामीनदार जो है वो हेरिडिटरी लैंड ओनर्स थे, मैंने आपको बताया जामीनदार हेरिडिटरी लैंड ओनर्स थे, और इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस जो है फायदे इनको यहाँ पर मिलते थे मुगलों के टाइम में। अब दे वर नोन एज, इनको रायज, इनको राजाज, इनको ठाकुर, इनको खुट्स या इनको देशमुख, ये सब जो है अलग अलग नामों से इनको इन जमींदारों को बुलाया जाता था। अब ये जमींदार जो है ये एक्चुअली मैंने बताया ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। गाँव जाके रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो है वो जमींदारों का होता था, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में यही लोग जो होते जमींदार होते थे मदद करते थे। तो आप समझिए कि अगर मुगल बादशाह इन गांव तक लोकल लेवल तक नहीं पहुंच रहा है और वहां जामीनदार को बैठाया हुआ है, तो आप समझोगे कि जो लोकल लेवल के लोग भी होंगे वो जामीनदार से ज्यादा एलिजियंस रखेंगे या जमींदार से ज्यादा डरेंगे रादर देन द मुगल बादशाह, ठीक है ना। तो जामीनदार की पावर जो है, पॉलिटिकल पावर भी उसकी ग्रो हो रही थी, और इकोनॉमिकली वो लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करता चला जा रहा था, ठीक है। सो मुगल्स ने अटेम्प्ट किया कि यार ये जो जमींदार है ना ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारे तक पूरा प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन होता नहीं है, और पॉलिटिकली भी देखो तो हमारी पावर को ये ओवरशैडो करते हैं उस छोटे से एरिया के अंदर। तो मुगल्स अटेम्प्ट क्लियर करते हैं टू कर्ब देयर पावर, इनको यहाँ पर खत्म किया जाए। और जब ऐसा कोशिश मुगलों ने किया तो इन्होंने अपना एलिजियंस जो है वो शिफ्ट कर दिया, किधर, वो शिफ्ट कर दिया अंग्रेजों की तरफ। तो बट वे आर नॉट एंटायरली सक्सेसफुल, और यहाँ पर क्या हुआ, जो पावर एंड इन्फ्लुएंस था जमींदार्स का इंक्रीज ड्यूरिंग द औरंगजेब्स रेन। औरंगजेब के रेन में जो पावर और इन्फ्लुएंस जमींदार का था वो इंक्रीज हुआ। रीजनल लॉयल्टीज वर एनकरेज। तो यही बात जो आपको बता रहा हूं ना कि रीजनल लेवल पे अब जमींदारों को लोग ज्यादा एलिजेंस रखते थे, जमींदारों से ज्यादा खौफ खाते थे या जमींदारों की ज्यादा सुनेंगे। तो बिकॉज रीजनल पावर्स यहाँ पर बढ़ रही थी, रीजनल लॉयल्टीज इंक्रीज होती जा रही थी, एंड दिस वाज द पेन फॉर द मुगल एम्परर, राइट। तो लोकल जमींदार अब उनको सपोर्ट किया जाता था, सपोर्टेड द नोबिलिटी एंड इन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और इन लोकल जमींदारों को जो नोबिलिटी है उन्होंने भी यहाँ पर हेल्प किया ताकि वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स को यहाँ पर बना पाए, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे कि चूंकि ये एलिजियंस शिफ्ट होने लगा था जमींदारों का, सो दिस आल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर क्लासेस था जो पावर शेयर करता था विद द एम्परर के साथ, ठीक है। वो कौन कौन था, जमींदार और नोबल्स। क्लियर हो गया, ये यहाँ पर रीजन हो गया। दूसरी बात हम करेंगे जागीरदारी क्राइसिस। इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, सिंपल टर्म्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जागीरदारी में पहले हमने जमींदार देख लिया, अब यहाँ पर बातें जो है वो नोबिलिटीज की होंगी, ठीक है ना। अब यही नोबिलिटीज थे जिनको जागीर दी गई थी, है ना, एज सिंपल एज दैट सिंपल, ये हमने मेडिवल हिस्ट्री में देखा था। तो नोबिलिटी कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, नोबिलिटी में वो इंडिविजुअल्स थे जिनको बड़े बड़े यहाँ पर जागीर यानी कि लैंड के पोर्शन जो है वो दे रखे थे और उनको मनसब्स यहाँ पर दे रखे थे। आप समझिए, अगर किसी को ये जागीर दे रखी है, मनसबदारी दे रखी है, तो वो उस जगह का पूरा लैंडलॉर्ड हो जाता था एक तरीके से, मतलब पूरी पावर उसी की स्थापित हो जाती थी, उसको वहां पर पूरा पावर है, उसके लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, कुछ नोबल्स जब बहुत स्ट्रांग हो जाते थे तो वही बादशाह के खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे, और यहीं पर ये बातें हमको जागीरदारी क्राइसिस में कन्वर्ट होते हुए दिखी। हुआ क्या, दे वर अपॉइंटेड सूबादार ऑफ मुगल सूबास। तो भाई यहाँ पर जो नोबिलिटीज थी, उनको जो मुगलों के सूबा थे उसमें वो सूबेदार की तरह अपॉइंट होते थे ये नोबल्स, ठीक है। नाउ राजपूत रूलर्स की बात करें या तो वो सूबेदार की बात करें या फिर हम लोग मनसबदार की बात करें, ये इसी क्लास को बिलोंग करें, ठीक है ना, इसी क्लास को, नोबिलिटीज को यहाँ पर ये बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो नोबल्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर के। और अब जब जागीरदारी क्राइसिस हो रहा है, नाउ डिसाइसिवनेस अमंग नोबिलिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, होमलैंड एंड ट्राइब, ईच कैटेगरी फॉर्म्ड इट्स ओन ग्रुप विद इन द नोबिलिटी। अब ये सिंपल सी चीजें, ज्यादा उसमें टेक्निकल है नहीं। अल्टीमेटली अभी समझिए कि नोबिलिटीज का जो एलिजेंस था अभी तक एम्परर की तरफ, अब वो धीरे धीरे कमजोर होगा, वीक होगा। क्यों हुआ, क्यों, अब ये नोबल्स क्या करेंगे, इनका एक तो इंटरनल फाइट होगा, यानी कि आपस में लड़ेंगे, तो म्यूचुअल राइवलरी शुरू हो जाएगी। म्यूचुअल राइवलरी, एक नोबल दूसरे नोबल के ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी बात, अगर एक नोबल को ज्यादा जागीरदार, एक नोबल को कम जागीर मिली है, एक नोबल को ज्यादा जागीर मिली है, तो जेलेसी हो गई, इसको ज्यादा अपॉइंटमेंट, बड़ा अपॉइंटमेंट मिल गया, और इसलिए आप देखोगे कि नोबल्स जो है अब वो पावर स्ट्रगल के लिए लड़ने लग गए, पावर के लिए लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखोगे जब वीक सेंट्रल लेजिस्लेशन, वीक सेंट्रल लीडरशिप होती है, यानी कि जब आप देखोगे कि सेंट्रल मुगल एम्पायर यानी सेंट्रल लेवल पे जो मुगल एम्पायर है, जब वो वीक होना शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि इन्हीं लोगों की पावर, लेटर मुगल का जो रूल है वो यहाँ पर जो है वो उदय होना शुरू होगा। तो दिस रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर, कोई बादशाह की सुनी नहीं रहा है, हर आदमी अपना लड़ रहे हैं, एंड दिस ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये दो रीजन होपफुली आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। देखो ये सिंपल है, इसमें लिखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं, है ना। तो मैंने थोड़ा ये आइडिया लिखा है कि शायद आपको ऐसे समझ में आए। मेरे हैंड रिटन नोट्स को मैं क्रक्स कर दूंगा, फिर उसके अंदर जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो दिस इज इनफ फॉर योर नोट्स, है ना। इसको आप इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। देन हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, वही रीजनल एस्पिरेशंस, भाई जाट हो गए, सिख हो गए, मराठास हो गए, है ना। अब ये भी आप देखोगे तो रिबल करते हुए दिखेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो हम इनको स्टेट्स को एक एक करके अलग अलग देख लेंगे, है ना, कि कौन से स्टेट का कौन कौन यहाँ पर फाउंडर बना और उन स्टेट से क्या क्या यहाँ पर चीज लिए, तो उसको हम यहाँ पर अलग से डिस्कस ऑलरेडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ मुगल्स डाउनफॉल। तो यहाँ पर कुछ कॉजेज को इंडिपेंडेंट कई सारे पॉइंटर्स लिख दिए हैं, तो एक एक करके आप इनको यहाँ समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। पहला चीज तो देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पर्सनल डिस्पोटिज्म, राइट, एंड इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय लेटर मुगल्स। तो अब यहाँ पर्सनल लेवल पर डिस्पोटिज्म शुरू हो गया था, यानी कि लेटर मुगल्स का रूल बड़ा डिस्पोटिक रूल था, ठीक है, और बड़ा खराब तरीके से वो अब कंट्री को एडमिनिस्टर कर रहे थे। दिस बिकेम द फर्स्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। नंबर टू, जो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था, हमने देखा था कि औरंगजेब के बाद अब ये राजा जो भाई हैं, प्रिंसेस हैं, वो अपने आपस में लड़ रहे हैं, प्रिंस लोग, कि कौन बादशाह बनेगा। और इसी वजह से जब वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, जब लड़ाइयां होंगी आपस में ही, तो इसकी वजह से आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी सरकारों के अंदर, और इंस्टेबिलिटी की वजह से सरकारें जो है या मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तीसरा बात हो गया, थर्ड पॉइंट प्लीज नोट करिएगा, डीजनरेशन ऑफ रूलर्स एंड नोबिलिटी लीडिंग टू इंटरनल क्वारल्स। तो थर्ड पॉइंट इज कि आपको मुगलों के अंदर इंटरनल क्वारल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि नोबल के बीच में फाइट देखने को मिल रही है ना। आपको एक नोबल और दूसरे नोबल के बीच में फाइट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा नंबर 4, आर्मी का डिटोरेशन भी हमको देखने को मिल रहा है, सिंपल है। देन उसके बाद चैलेंजेस इन द गवर्निंग अ वास्ट एम्पायर अंडर वीक रूलर्स। अब चूंकि रूलर्स बड़े वीक हैं, तो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर को रूल करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि ये भी एक रीजन बन जाता है, इतना बड़ा टेरिटरी होना भी एक रीजन बन गया। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि औरंगजेब के टाइम पे आप देखोगे तो क्लाइमेक्स था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन का क्लाइमेक्स था मुगल एम्पायर का। सबसे बड़ा टेरिटरी मुगल एम्पायर के अंडर जो था वो औरंगजेब के अंडर ही था, ठीक है। तो इतना बड़ा टेरिटरी आपके हाथ में है, लेकिन जब एक रूलर इनएफिशिएंट हो जाएगा और उसके बाद वीक रूलर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा टेरिटरी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे तो जगह जगह रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। और यही हुआ यहाँ पर। ऐसे में आप देखोगे पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर रिवोल्ट होते हैं राजपूत के द्वारा, रिवोल्ट होते हैं सिखों के द्वारा, जाट्स के द्वारा, मराठा के द्वारा, है ना। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ पर जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो बड़ी खराब थी,
औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज बड़ी खराब थी, दैट इज वाई ये रिलीजियस पॉलिसी की वजह से भी राजपूत हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, मराठास हो गए, ये भी यहाँ पर रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औरंगजेब जो है वो इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह था, लेकिन वो उसकी गलती ये थी कि वो एक जगह बैठ के चीजों को गाइड नहीं कर रहा था, है ना। वो खुद ही डेक्कन में घुस गया, और वो डेक्कन में घुस के जो बीजापुर, अहमदनगर, वो आपका जो बहमनी सुल्तान के जो सल्तनत के बाद जो डिक्लाइन होता है ना और ब्रेक डाउन हो जाता है इन बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बेदार, अहमदनगर, तो इनके सुल्तानों से वो लड़ने में काफी समय निकाल देता है, राइट। तो इसकी जो डेक्कन पॉलिसी होती है उसका बहुत बड़ा फेलियर होता है। हमने इस पॉलिसी को, डेक्कन पॉलिसी को मेडिवल हिस्ट्री में कवर किया था, ठीक है, वो हुआ। और फिर उसके बाद उसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन हो गए। फॉरेन इन्वेजन यहाँ पर ईरानियन इन्वेजन हुआ, दुरानी किंगडम्स का इन्वेजन हुआ, ठीक है, यानी कि हमने देखा अहमद शाह अब्दाली, हमने देखा यहाँ पर नादिर शाह, इन सबका इन्वेजन हुआ, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा सेपरेशन ऑफ राजपूत्स एंड लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स। अब हमने देखा था कि अकबर के टाइम में जब मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था किस प्रकार से अकबर ने राजपूतों को बहुत अच्छा ओहदा दे रखा था, बहुत अच्छे रिलेशंस जो है अकबर शेयर करता था राजपूतों के साथ, है ना। अलग से हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था अकबर्स राजपूत पॉलिसी, और वो बहुत इज्जत देता था राजपूतों को। लेकिन जब इसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए औरंगजेब का टाइम आएगा तो इसके टाइम तक बहुत खराब रिश्ते हो गए थे औरंगजेब के राजपूतों के साथ, एंड हेंस राजपूत यहाँ पर बगावत करेंगे क्योंकि उनके अंदर वो लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एंड 10th इज दैट ग्रोइंग पावर एंड एम्बिशन ऑफ मराठास। मराठास का यहाँ पर पावर ग्रो हो रहा था, एंड दिस इज व्हाट विल अफेक्ट द माइटी मुगल एम्पायर। तो ये यहाँ पर आपके 10 पॉइंट्स हैं, एज इट इज आपको याद करने हैं, इसमें मैं क्या ही लिखता है ना, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, तो इनके पॉइंटर्स को आप मेंशन कर लेंगे, आपके नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यही रीजंस है फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल। स्पेक्ट्रम से ज्यादा और कहीं क्या रेफर करोगे, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थी, जो एक और रीजन था डिक्लाइन का, उसको भी थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या था। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मनसबदार बढ़ रहे थे, यानी कि जो अंग्रेजों, जो मुगलों के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, सरकारी ऑफिशियल्स, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी, है ना। जैसे अब ये जो ऑफिशियल हुआ करते थे उनको क्या मिलता था, उनको मनसब मिलता था, मनसबदारी मिलती थी, राइट। एक पर्टिकुलर जगह का जागीर मिल गया। तो अब लैंड कम बची है और लोग ज्यादा, ऑफिशियल ज्यादा हो गए हैं, तो आप उनकी लैंड तो उनको कैसे दोगे, है ना, कितने लोग बांटोगे। तो प्रॉब्लम इज दिस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आमिर्स, ना, यानी कि जो यहाँ पर ऑफिशियल्स थे उनका नंबर यहाँ इंक्रीज हो रहा था, एंड देयर रैंक्स, उनकी रैंक भी इंक्रीज हो रही थी, और इस वजह से आप देखोगे तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स। अब लैंड कम है और लेने वाले लैंड को ज्यादा है, जाहिर सी बात है लड़ाई आपस में होनी ही होनी यहाँ पर है। औरंगजेब ने अटेम्प्ट किया, औरंगजेब की कोशिश क्या थी कि इस जागीरदारी के सिस्टम को सॉल्व किया जाए, ठीक है, कैसे, बाय शोइंग इनहांस्ड इनकम ऑन रिकॉर्ड। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है अब जागीर तो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इनहांस कर देते हैं इनकी इनकम को, ठीक है, इनकम का इनहांसमेंट करके हम रिकॉर्ड्स पे दिखाएंगे कि इनकम इंक्रीज कर दी गई है आपकी, तो शायद यहाँ पर ये क्राइसिस देखने को ना मिले, ठीक है। बट आमिर जो थे प्रेशराइज द पीजेंट्री। अब वो आमिर जो उनको यहाँ पर लैंड मिली हुई थी वो पीजेंट्री को प्रेशराइज करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है वो उनसे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते थे टू रिकवर द रिकॉर्डेड इनकम। हुआ क्या, औरंगजेब ने दिखाया कि ठीक है भाई, है क्या, औरंगजेब ने बोला कि ठीक है जागीर आपको हम दे नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आपकी सैलरी जो अभी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50 रुपए है, तो बढ़ा के 100 रुपए कर देते हैं, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ कि जागीर जो यहाँ पर आमिर थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी सैलरी 50 रुपए से 100 रुपए कर दी ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, एक्चुअली आपने इंक्रीज नहीं करी। अब हुआ क्या कि यही जो आमिर है ये अपना जो ऑन रिकॉर्ड सैलरी है उसको रिकवर करने के लिए पीजेंट्री को और प्रेशराइज करते थे कि हमको और ज्यादा यहाँ पर आप क्या करिए, हमको रेवेन्यू दीजिए, राइट। वॉर्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल्स एंड रिडक्शन इन खालिसा लैंड बर्डन द स्टेट। स्टेट पे बर्डन जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है यहाँ पर रहने जो है बादशाह जी रहे हैं। स्टेट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा था, है ना, इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है एक तरीके से, है ना, एक्सीडेड द इनकम, जितना स्टेट का इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चा जो है वो मुगलों की सरकार यहाँ पर कर रही थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मुगल एम्पायर यहाँ पर जाता चला जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे यहाँ जीरो थे, जीरो पर सन्नाटा, कुछ वहाँ पर जानकारी नहीं थी, और जब साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका इकोनॉमी भी डिक्लाइन फेज में आने लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसकी वजह से अब इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो ट्रेड डिड नॉट एनरिच द एम्पायर्स कॉफर्स। जाहिर सी बात है अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब क्या, आपका जो इकोनॉमी है वो भी स्टैग्नेंट हो जाएगा, बहुत ग्रो नहीं करेगा, और अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली ट्रेड भी जो है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स वर्सेंड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, और औरंगजेब की डेथ के बाद ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। वास्ट एम्पायर बिकेम डिफिकल्ट टू एफिशिएंटली एडमिनिस्टर। बेसिकली जब मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ,
खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, है ना, जो एक्सपेंस है वो मुगल एम्पायर का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, रीज़न आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से भी क्या हुआ कि भाई ये जो यहाँ पर आमिर्स थे उनको आपने सैलरी जो है ऑन रिकॉर्ड आपने बढ़ा दी, सैलरी ऑन रिकॉर्ड आपने बढ़ा दी। और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या थी, क्या वो लोग इसको एडमिनिस्टर करने, अपनी सैलरी ऑन रिकॉर्ड वाली लेने के लिए जो पीजेंट्स थे उन पर प्रेशराइज यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना, हमने ये चीज यहाँ पर भी देखी। तो ये आपके कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर सर्वे करेंगे इन रीजंस का, यानी कि जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, हम लोग हैदराबाद ये सब जो स्टेट्स हैं उनका करेंगे। और इसके बाद वंस वी कंप्लीट दिस, फिर उसके बाद आई विल कम टू, हमने ये चीज डिस्कस कर लिया, आई विल कम टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो स्टेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ही दिया गया है, वो देख लेते हैं। और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर के लिए क्या हो रहा था, मैंने सारे पॉइंटर्स यहीं पर मेंशन करने की कोशिश करी है जो जो इंपॉर्टेंट है ना। किताब में बहुत सारे और भी चीजें दी गई हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को हम देखेंगे, क्या चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी, क्या चीजें इंपोर्ट हो रही थी, राइट। उसके अलावा देखिएगा ट्रेड, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, मेटल इंडस्ट्री, इन सब पे बढ़ोतरी देखने को मिली। एजुकेशन सिस्टम में पाठशाला खुले हुए थे, मुसलमानों का मदरसा था, हिंदूज का आप देखोगे तो यहाँ पर चातुस्पतीस था, साइंस एंड टेक एब्सेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड देन सोसाइटी में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें चल रही हैं, पोजीशन ऑफ वुमेन, स्लेवरी क्या है, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर को भी डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो पहले चलिए एक बार हम लोग उन स्टेट्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि वो स्टेट्स जो बेसिकली जो यहाँ पर हमको एक एक करके हैदराबाद से डिस्कशन शुरू करना है, तो आइए उसको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो मेनली आपको ये देखना है कि भाई इसका कौन यहाँ पर हेड था। तो जैसे हैदराबाद के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं कि हैदराबाद का जो यहाँ पर फाउंडर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नेम वॉज, आप देखोगे किलिच खान। किलिच खान, इनको बाद में जाके निज़ामुल मुल्क जो है बोला गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा फाउंडर इस किलिच खान, इसी को बाद में निज़ामुल मुल्क बोला गया। अब याद करिए जुल्फिकार खान जो है वो ड्रीम करता है ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिमेन अनफुल्ड। तो जो जुल्फिकार खान का ड्रीम था वो अनफुलफिल हो जाता है और किलिच खान जो है वो अनफुलफिल्ड। किलिच खान डिफीटेड एंड किल्ड मुबारिस खान इन द बैटल ऑफ शक्र खेड़ा। ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर है क्या। देखो मैंने आपको बताया ना कि निज़ामुल मुल्क चाहता था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगी, मोहम्मद शाह जो है वो अपॉइंटमेंट कर देता है किसका, वो अपॉइंटमेंट कर देता है किसका, इस व्यक्ति का नाम है मुबारिस खान, और इसको अपॉइंट करता है एज द वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन, ठीक है। तो इस वजह से निज़ामुल मुल्क जो है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जो वो चीज़ चाहता था वो मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह ने किसी और को बनाया है। नाउ यहाँ पर मुबारिस खान के खिलाफ किलिच खान बगावत करता है, मोर्चा खोल देता है, और किलिच खान की लड़ाई जो है वो यहाँ पर मुबारिस खान से होती है। इस लड़ाई को हम लोग बैटल ऑफ शक्र खेड़ा कहते हैं, जो कि 1724 में लड़ी गई थी। इसमें किलिच खान जीत जाता है, अज्यूम द कंट्रोल ऑफ डेक्कन, और फाइनली आप देखोगे ही बिकम्स द वाइसरॉय इन 1725। फाइनली इसका वाइसरॉय बन जाता है एंड देन ही इज गिवन द टाइटल ऑफ असफ जाह। आगे चल के यही हैदराबाद स्टेट को स्थापित कर देता है। तो आई थिंक आपको हैदराबाद की इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब अवध की बात करेंगे तो ये भी हमने देखा सिंपल है, हमने वैसे इसको एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किया था। किताब के अंदर इतना ही दिया गया कि इसको सादत खान ने यहाँ फाउंड किया था, ठीक है ना। सादत खान बेसिकली जिनको पॉपुलरली हम लोग क्या जानते हैं, बुरहानुल मुल्क उनको यहाँ पर बोलते हैं। अब देखना यहाँ सादत खान जो है वो शिया थे, ठीक है ना। सादत खान वॉज बेसिकली अ शिया एंड इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि इनकी कड़ी तारीफें हुई, क्या बात है कि तुम शिया सैयद ब्रदर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। तो ड्रिवन आउट ऑफ द कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया एंड ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। सादत खान ने कमिट कर लिया सुसाइड, क्यों, क्योंकि नादिर शाह उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर कर रहा था कि हमको और ज़्यादा हमको रेवेन्यू चाहिए, जिस वजह से सादत खान ने जाके आगे सुसाइड कमिट कर लिया। सक्सीडेड बाय सफदर जंग इसके बाद गद्दी बैठा एज द नवाब ऑफ अवध की तरह ये बैठता है। तो ये आपका छोटा सा जो है जानकारी अवध के बारे में है, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और एक्चुअली इससे ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ कम बता रहा हूँ। अब चूंकि मैंने इसको लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ था, नोट्स की तरह बने हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको कुछ अलग फॉलो करना है, आप यही नोट्स फॉलो कर लीजिए, ये पॉइंटर्स आपके लिए इनफ होगा। और ब्रीफिंग मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बाकी नोट्स में आप आपको अटैच करके लगा लीजिएगा, आपके लिए काम हो जाएगा। ना मुर्शीद कुली खान से लेकर आपने देखा था एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ रहे थे कि मुर्शीद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक बंगाल वाज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द नवाब्स, ठीक है। बट सिचुएशन चेंज जब सिराजुद्दौला गद्दी बैठेगा, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खान ने इसको फाउंड किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आप देख रहे हो कि ये एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बना, बंगाल को बहुत प्रॉस्परस बनाया, राइट। और इसके बाद जो इसके सक्सेसर थे शुजाउद्दीन, देन सरफराज खान, अली वर्दी खान, है ना, ये अब ये सक्सेसर है। लेकिन बिहार का यहाँ पर आप देखोगे अली वर्दी खान बेसिकली बिहार से था,
एंड अली वर्दी खान देखोगे ही किल्ड सरफराज खान एंड अज्यूम्ड पावर इंडिपेंडेंट, एंड देन उसने यहाँ पर इंडिपेंडेंट पावर उसने यहाँ स्थापित अपनी कर ली थी। बंगाल के अंदर इतनी यहाँ जानकारी है। राजपूत की बात करेंगे, अगेन दिस इज वेरी सिंपल ना। राजपूत आप देखोगे ये भी अपनी पावर को फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बहादुर शाह जो है वो अजीत सिंह के खिलाफ मार्च करता है और जिसको सपोर्ट करता है जय सिंह, ठीक है ना। बहादुर शाह वन मार्च अगेंस्ट अजीत सिंह, बहादुर शाह वन मार्च अगेंस्ट अजीत सिंह सपोर्टेड बाय जय सिंह टू एंड दुर्गादास राठौर। अलायंस को तोड़ दिया गया, यानी कि अजीत सिंह और जय सिंह और दुर्गादास राठौर एक साथ थे। इस अलायंस को यहाँ पर तोड़ दिया गया, अलायंस ब्रोकन हुआ। मुगल्स को यहाँ पर अपना एक बार सिचुएशन सेव करने का मौका मिल गया, है ना। मुगल बादशाह बहादुर शाह वन जो है अपने सिचुएशन को बचा लेता है। राजपूत कंट्रोल द टेरिटरी फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली टू द वेस्टर्न कोस्ट तक जो है राजपूत अपना टेरिटरी यहाँ पर स्थापित करके रखते हैं। तो राजपूत आप समझ रहे हो कैसे यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ऑल दीस थिंग्स हल्का फुल्का आपको यहाँ जानना है, राइट। मैसूर की बात करेंगे, बहुत बड़ी कहानी। अब मैंने कहा ना ये सब कहानियां हम लोग मैसूर हर एक स्टेट के बारे में इंडिपेंडेंटली आगे पढ़ेंगे, बट राइट नाउ जो हमें पढ़ना है बस थोड़ा थोड़ा जानकारी इस चैप्टर के अंदर दिया गया। मैसूर की बात करेंगे तो हम लोग हमको यहाँ पर वॉडियार्स की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मैसूर जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेट बन के निकल के आता है वॉडियार्स के अंदर, और यहाँ पर नाम हैदर अली और टीपू सुल्तान का लेना जरूरी पड़ जाता है। तो कांस्टेंट बैटल्स होती हैं अलग अलग पावर से। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ भी इनकी लड़ाई होगी, जो हम लोग डिटेल से आगे चल के एंग्लो मैसूर वॉर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैदर अली और उसका लड़का जो था टीपू सुल्तान, इनका लड़ाई यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ चलेगा और हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर्स को देखेंगे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर एंडेड, आप देखोगे ट्रीटी साइन होती है, ठीक है ना, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस एंड ऑल दीज थिंग्स। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, देन देखोगे सब्सिडरी लाइंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर। इस सब चीज़ों को हम लोग आगे चलकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैसूर की कहानी यहाँ पर इतनी है। केरल की बात करेंगे तो ट्रावनकोर, यहाँ पर जो इनके फाउंडर है दैट इज मर्तंदा वर्मा, नोट करिएगा, स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरल। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक साइंस चैप्टर के लिए, ठीक है, कि कौन किस स्टेट का यहाँ पर फाउंडर था, राइट। तो इनकी ट्रावनकोर जो है एज द कैपिटल। अब ये एक्सपैंड करते हैं अपनी स्टेट को, बाउंड्रीज फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन तक आप देखोगे तो केरला का ये एम्पायर जो है वो यहाँ पर सेटअप रहता है, स्टेट रहती है, और ऑर्गेनाइज द आर्मी अलॉन्ग द वेस्टर्न लाइन। अभी थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है, वैसे तो इसको मैसूर ने भी करने की कोशिश करी थी कि भाई जो आर्मी है उसको वेस्टर्न लाइन्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया था। वेस्टर्न लाइन मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की आर्मी है उस हिसाब से अपनी आर्मी को तैयार करने की कोशिश करी गई थी, राइट। एंड इम्प्लीमेंटेड द मेजर्स फॉर स्टेट डेवलपमेंट। तो स्टेट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप जो है वो लिए गए, ठीक है, सिंपल। नाउ जाट्स की बात करेंगे तो जाट्स इफ यू सी कि ये आप देखोगे सेटलर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब ऑपरेसिव पॉलिसीज। तो औरंगजेब के खिलाफ यहाँ जाट्स का जो है रिवोल्ट होता है, राइट। और जो मेजर रेबिलियन है उसको लीड करते हैं गोकुल इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट, आपको देखने को मिलेगा। नॉट सक्सेसफुल इनिशियली, पहले औरंगजेब के खिलाफ यहाँ सक्सेसफुल नहीं मिला, लेकिन जब चूरामन और यहाँ पर बदन सिंह स्टैब्लिश करते हैं जाट किंगडम को ऑफ भरतपुर इन 18th सेंचुरी, फाइनली ये देखने को मिलता है। तो इनिशियली दे डिड नॉट गॉट सक्सेस, जाट को सक्सेस नहीं मिली, लेकिन चूरामन और बदन सिंह के अगुवाई में यहाँ जाट किंगडम को स्टैब्लिश फाइनली किया जाता है। बट फिर भी आप देखोगे कि अभी भी जाट्स अपने पीक पर नहीं पहुंचे हैं। जाट्स का पीक आता है सूरजमल के टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरजमल ने बहुत एक्सपेंशन किया, जाट्स के किंगडम को बहुत हाई ले गया, एंड जाट्स का किंगडम जो है टेरिटरी है वो फ्रॉम गंगा टू लेकर चंबल तक यहाँ पर ये एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है। आपको ये मथुरा, आपको ये आगरा के कुछ एरियाज हैं, ये सब आपको इन्हीं के अंडर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जाट स्टेट का डिक्लाइन होता है सूरजमल की डेथ के साथ। जैसे ही सूरजमल की डेथ हो जाती है उसके बाद यू विल फाइंड कि इनका जो जाट किंगडम है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है, और वो छोटे छोटे यहाँ पर एरियाज में पेटी जमींदार, जिनको छोटे छोटे जमींदार कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जाट का किंगडम रहता है। सिखों की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अभी इस स्टेट के बारे में औरंगजेब ने, आप देखोगे, आप जान रहे होगे कि 9th सिख जो थे, 9th के जो सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, है ना, 9th सिख गुरु तेग बहादुर, इनको एग्जीक्यूट करा था 1675 में। अब इस कहानी को हमने वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया था कि भाई ये लड़ाई, ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था, औरंगजेब ने सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो औरंगजेब एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेग बहादुर इन 1675। गुरु गोविंद सिंह ओपनली रिबेल्ट, और जब यहाँ पर ऐसा हुआ 9th गुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो गुरु गोविंद सिंह ने ओपनली यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने सिखों को एक यहाँ पर मिसल्स में बनाया, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्म द सिख्स इनटू अ मिलिटेंट सेक्ट में यहाँ पर बना दिया, ठीक है। एंड यू विल फाइंड that Banda Bahadur assumed the Sikh leadership in 1708 but was defeated and killed, ठीक है ना, ये हुआ। अब ये कहानी जो है अभी हम थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे कैसे यहाँ पर जो है वो अटैक कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम पंजाब के ऊपर। पंजाब में कैसे अटैक किया था, बंदा बहादुर को फिर यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था और उसको यहाँ पर किल कर दिया गया, राइट। देन सिक्स असर्टेड अथॉरिटी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह।
एंड अहमद शाह अब्दाली। तो जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, तो जब एक टाइम ऐसा था कि जब हमने देखा था कि 1751 और 1752 में, इसी लेक्चर में देखा था अभी हमने कि 1751 और 1752 में मुगलों को क्या करना पड़ा, इस पंजाब को देना पड़ा, किसको, अहमद शाह अब्दाली को, है ना, ये हमने देखा था। और फाइनली जब यहाँ पर मराठाओं का इन्वेजन होता है और मराठा जब आते हैं तो पंजाब वापस कैप्चर कर ले, मराठा कैप्चर कर लेते हैं। तो फिर उस वक्त के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो मराठाज अपनी इंडिपेंडेंट, सिख जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट यहाँ पर स्थापित कर रहे थे, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनको जो सिख थे उनको यहाँ 12 मिसलों में, इनको यहाँ पर क्या किया था, 12 मिसल्स में, 12 कॉन्फेडरेसीज में आप देखोगे तो उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, कंट्रोलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। किंगडम के अलग अलग पार्ट को अलग अलग मिसल आप देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मिसल है जो आपने काफी सुना होगा, है, उसका नाम हम लोग जिक्र आगे चल के करेंगे, ठीक है, ठीक है, हम लोग इसका सबका जिक्र जो है वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब सुकर चकिया मिसल कौन किससे बिलोंग करता था, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस लेटर ऑन। बट राइट नो अभी यहाँ पर सिखों में इतना ही है कि औरंगजेब का एग्जीक्यूशन, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था 9 सिख के गुरु को, जिसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह जो थे वो ओपनली रिबेल कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ, और वो एक सिखों को मिलिटेंट सेक्ट में यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। बंदा बहादुर की लीडरशिप में आप देखोगे तो काफी बंदा बहादुर काफी कोशिश करता है, काफी ज्यादा एक्सपेंशन करता है, बट 1708 में उसको पकड़ लिया जाता है एंड ही वाज किल्ड, ठीक है। देन सिख जो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करते हैं, जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है, जब अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है, तब सिख अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्लियर हो गया। हम सिख की बात और कर रहे हैं, तो अब जब सिख का एक इंडिपेंडेंट स्टेट की बात आती है तो सिख का किंगडम रंजीत सिंह जी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। रंजीत सिंह स्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब, कॉन्कर्ड लाहौर एंड अमृतसर। तो रंजीत सिंह जी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही वाज वन ऑफ द लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स या फिर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, क्योंकि इसके बाद रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद आप देखोगे रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद यू विल फाइंड कि बहुत सारे रूलर्स आए, इनफैक्ट 4-5 रूलर्स आए, लेकिन कोई भी पंजाब के स्टेट को या पंजाब की टेरिटरीज जो थी सिख की टेरिटरी को बहुत ज़्यादा आगे होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो रंजीत सिंह ने यहाँ पर क्या किया, ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके, और ये ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इसके साथ आप देखोगे ब्रिटिश के साथ साइन हुआ था, ब्रिटिश के साथ ये ट्रीटी साइन करी थी रंजीत सिंह ने, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं, और इसके तहत एक्नॉलेज द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द 6 सतलज टेरिटरीज। तो जो सतलज टेरिटरीज के इर्द गिर्द वाला एरिया है, ठीक है, उसको यहाँ पर अंग्रेजों को दे दिया, और इस बात को रंजीत सिंह जी ने यहाँ पर मान लिया था, उसको एक्नॉलेज कर लिया था, ठीक है। रंजीत सिंह जी ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, यूरोपियन लाइंस पे जैसा यूरोपियन आर्मीज थी उस हिसाब से रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की बात करी, ठीक है। बट लेकिन वर फोर्स टू साइन त्रिपटाइट ट्रीटी। अब एक त्रिपटाइट ट्रीटी साइन हो जाती है 1838 में। इस त्रिपटाइट ट्रीटी में कौन कौन होता है, एक आपको देखने को मिलेगा कि विद द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश होता है, एंड यहाँ पर एक रूलर और है, आई थिंक शाह शुजा वाज द रूलर, आई थिंक। तो बेसिकली उसको बनाना था द एरिया जो आपको देख रहे हो कि एक्चुअली क्या चाहिए था ट्रिपटाइट में, मैं बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स को पंजाब के थ्रू निकलना मांग रहा था कि भैया ये रास्ता जो है हमको चाहिए। भाई पंजाब पे आप देखोगे रंजीत सिंह का अब यहाँ पर वो है कंट्रोल है, तो अब अगर निकलना है, अगर हमको उस जगह से निकलना है तो हमें रंजीत सिंह से पूछना पड़ेगा। तो रंजीत सिंह को इसलिए त्रिपटाइट ट्रीटी यहाँ पर करवाई गई थी, ठीक है ना। ये त्रिपटाइट ट्रीटी करवाई गई थी ब्रिटिश, और इसमें रंजीत सिंह एंड जो काबुल का आई थिंक रूलर बनाया गया था उसको यहाँ पर साथ में रखा गया था इस ट्रीटी के अंदर। शाह जो है शाह, आई डोंट एग्जैक्टली नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, बट आप किताब में देख लीजिएगा नाम को, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जो है साथ में इंक्लूड किया गया था। तो ब्रिटिश इवेंचुअली टू कंट्रोल ऑफ द पंजाब ऑल्सो। रंजीत सिंह की डेथ के बाद क्या हुआ, पंजाब बहुत वीक हो गया, एंड अल्टीमेटली उसके सक्सेसर्स पंजाब को कंट्रोल नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली पंजाब जो है ब्रिटिशर्स को चला जाता है, ठीक है। ये हो गया सिखों के बारे में। अब मराठाओं की बात करेंगे तो मराठाओं की कहानी तो हमको इंडिपेंडेंटली बहुत बड़ी है। जब हम सारे वहाँ पर मराठाओं रूलर्स की बात करेंगे, हम एंग्लो मराठा वॉरों की बात करेंगे, ये इंडिपेंडेंट अलग चैप्टर्स में होगा। बट राइट नाउ मराठास जो है वो पेशवास के अंडर जो है क्या होते हैं, अपरूटेड होते हैं, मुगल अथॉरिटी इन मालवा एंड गुजरात। तो पेशवास के अंडर मराठा क्या करते हैं, मुगलों को मालवा और गुजरात से यहाँ पर खदेड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और फिर क्या होता है कि क्लेम टू बी द चीफ इनहेरिटेंस ऑफ मुगल डोमिनेंट। अब नाउ दे स्टार्टेड क्लेमिंग कि मुगलों के बाद हम लोग जो होंगे वो इनहेरिट करेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य हमारा ही होगा। तो बेसिकली मैंने बताया ना कि उनका सपना था पूरे भारत पे यहाँ पर रूल करने का, राइट। चैलेंज बाय अहमद शाह अब्दाली, और हमने ये चीज देखा, अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है 1761 में, है ना, रघुनाथ राव बेसिकली अटैक करता है और पंजाब को ले लेता है, बट अहमद शाह अब्दाली को पता चलता है तो वो उस बात से नाराज होता है और वो वापस आता है भारत रिवेंज लेने, बदला लेने के लिए। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा हार जाते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। रिकवर्ड क्विकली एंड पोज्ड अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक बार ये यहाँ पर रिकवर करते भी हैं मराठास, तो अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ खड़े हुए हैं, और अब यहाँ से शुरू होगी एंग्लो मराठा वॉर। इसको हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में डिस्कशन इसका होगा, एंग्लो मराठा वॉर्स का डिस्कशन, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर्स में इतना ही इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं है। नाउ एक और यहाँ पर रोहिलखंड और फर्रुखाबाद का एरिया। अब ये रोहिलखंड की बात करेंगे तो एक अफगान, यहाँ पर अफगानी माइग्रेशन इंडिया में बहुत देखने को मिले, और एक अफगान था, उसका माइग्रेशन हुआ एंड उसने ही यहाँ पर ये स्टेट्स ऑफ रोहिलखंड और बंगश पठान वाला एरिया जो है वो स्टेट्स जो है स्टैब्लिश किया। यहाँ पर नाम क्या था उसका, अली मोहम्मद खान उसका नाम था। ही स्टैब्लिश द रोहिलखंड किंगडम इन द हिमालयन फुटहिल्स। सो हिमालय के फुटहिल्स में इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया इसने। रोहिल्ला को बड़ा एक हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं जाट के खिलाफ, यानी कि उनको टफ कंपटीशन मिला, जाटों के खिलाफ मिला, अवध रूलर्स के खिलाफ टफ कंपटीशन मिला, मराठाओं से, ब्रिटिशों से। तो यहाँ पर रोहिलखंड के और बंगश पठान्स के जो यहाँ पर लोग थे उनको काफ़ी यहाँ पर टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। ना मोहम्मद खान बंगश, ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। ही इज बेसिकली क्रेडिटेड कि इसने यहाँ पर देखोगे तो फर्रुखाबाद के अराउंड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ फर्रुखसियार एंड मोहम्मद शाह, इसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है यहाँ पर बनाया था। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी और इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिलहाल नहीं। क्लियर हो गया। नाउ अब हम जब आते हैं नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट, तो रीजनल स्टेट्स का कुछ लिमिटेशन था। अब ये जो स्टेट्स का लिमिटेशन क्या था कि ठीक है ये प्रोविंशियल स्टेट्स थे, ठीक है, इनका टाइज जो है मुगलों के साथ रहता था। अब जैसे सिख है, अब जैसे मराठा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी मुगल एम्पायर थोड़ा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ठीक है कोई दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट इनको अभी ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अभी कमजोर हो तो आप एकदम से मुगल एम्पायर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो रीजनल स्टेट्स था इनका आप देखोगे तो कुछ कुछ टाइज जो है वो मुगलों के साथ अभी भी यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है, मराठा एंड सिख रिबल चीफिटियंस एक्नॉलेज द मुगल एम्परर। अब ये भले ही रिबल कर रहे हो, भले ही मराठा और सिख जो है रिबल करते हो, बट अल्टीमेटली ये रिबल का नेचर क्या होता था कि ठीक है मुगल जो अंपायर है वो हमसे बड़ा अंपायर है, उसके खिलाफ हम रिबल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मराठा एंड सिख रिबल चीफिटियंस एक्नॉलेज द मुगल एम्परर को एक्नॉलेज करते हैं एज सुप्रीम अथॉरिटी की, ठीक है ये सुप्रीम है और हम इनके खिलाफ रिबल करेंगे। तो ये चीज इस हिसाब से देखी जाती थी। ऐसा नहीं था कि हम दोस्ताना है, कि आप हमें कट्टर दुश्मन है, हम बराबर के लोग हैं, ये चीज अभी यहाँ पर नहीं देख रहे थे। तो वही यहाँ पर नेचर बताया जा रहा है कि ये जो आपके रीजनल स्टेट्स हमने डिस्कस किए उनका नेचर क्या था। नेचर यही था कि ये थोड़े छोटे थे और अभी मुगल एम्पायर इतना बड़ा था कि उनको कोई ओवरथ्रो नहीं कर पा रहा था सिंगल हैंडेडली। ठीक है, तो रीजनल स्टेट्स रिलाइड ऑन कोलैबोरेटिव सपोर्ट, इसलिए इन रीजनल स्टेट्स को कोलैबोरेशन करना पड़ता था लोकल ग्रुप्स के साथ, यानी कि जमींदार के साथ, यानी कि मर्चेंट्स के साथ, चीफिटियंस के साथ, नोबल्स के साथ, है ना। और जो प्रोविंशियल लीडर्स थे, रूलर्स हैड टू कंसीडर लोकल इंटरेस्ट फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। और यहाँ पर जो प्रोविंशियल रूलर्स हुआ करते थे उनको लोकल इंटरेस्ट को कंसिडर करना पड़ता था अपने फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें थी रीजनल स्टेट्स को कंसिडर करनी पड़ती थी ताकि कुछ बगावत ना हो उनके स्टेट के अंदर, है ना। अब एक्सेप्शंस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैसूर की बात करें तो लाइक मैसूर रूलर्स नॉट रिकॉग्नाइजिंग लोकल चीफिटियंस। तो मैसूर का जब स्टेट स्टैब्लिश हुआ था वो लोकल चीफिटियंस को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और वो अपने आप को यहाँ पर एकदम सुप्रीम बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब जगह जो स्टेट्स थे वो फिर भी लोकल चीफिटियंस को मानते थे क्योंकि वो लोकल चीफिटियंस का कंट्रोल रहा होगा, है ना। जैसे पूरा बड़ा यहाँ पर आप देखोगे एक स्टेट है जिसमें वो एक फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एक नोबल का यहाँ पर रूल है। ठीक है, अब वो और लोकल लेवल पर जाएंगे तो लोकल चीफिटियंस होंगे, तो लोकल चीफिटियंस का भी उस एरिया पर कंट्रोल होगा। कई सारे लोकल चीफिटियंस होंगे, वो कई सारे लोकल चीफिटियंस मिलकर ही तो एक रोल यहाँ बना रहे होंगे। तो इसलिए कहीं कहीं जगह आप देखोगे रीजनल स्टेट्स को इन लोकल चीफिटियंस पर डिपेंड यहाँ पर होना पड़ता था। ठीक है ना, हैड टू कंसिडर द लोकल इंटरेस्ट फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। ठीक है ना, तो लोकल इंटरेस्ट को यहाँ ध्यान देना पड़ता था। राइट, तो विद दिस हम अब आगे बढ़ते हैं और साथ में क्या है लिमिटेशंस भी थी। जैसे अब ये जो प्रोविंशियल आपके जो नए नए रीजनल स्टेट थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो फाइनेंशियली दे वर नॉट दैट मच साउंड, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना अच्छा नहीं था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर लिमिटेड था। कुछ यहाँ पर अटेम्प्ट्स किए गए थे इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, जैसे कि मैसूर ने बहुत कोशिश किया। टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे, वेस्टर्न लाइंस पे यहाँ पर बनाने की कोशिश करी गई थी। राइट, बैकवर्ड थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब ये जो यहाँ पर रीजनल स्टेट्स हैं वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बैकवर्ड है इस सेंस में। तो जाहिर सी बात है वो ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। लगातार वो अपने यहाँ पर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं मैसूर मराठा के साथ लड़ रहा है ना, और इंग्लिश भी वहाँ पर है और फिर इनकी लड़ाई आपस में भी हो रही है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि अभी ये इनकी इतनी ज़्यादा पावर इंक्रीज नहीं हो पा रही क्योंकि आपस में मरकट जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, बट ये इतने स्ट्रांग हैं कि ये मुगल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते, मतलब चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। स्ट्रांग इनफ टू चैलेंज द मुगल पावर को चैलेंज कर सकते हैं, बट अनएबल टू स्टैब्लिश स्टेबल ऑल इंडिया पॉलिटी। लेकिन इतना पावर नहीं है कि वो ऑल इंडिया पॉलिटी बना ले, यानी कि जैसे मराठाओं का पूरा इंडिया में ऑल ओवर इंडिया रूल स्थापित हो जाता, या सिखों का हो जाता, या राजपूत का हो जाता, या मैसूर का हो जाता, तो किसी एक का, बंगाल का, अवध का, किसी का तो होता। तो इतना था कि मुगल की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो पूरी सुप्रीम अथॉरिटी अपनी स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है ना, अब जागीरदारी क्राइसिस ने प्रॉब्लम को और खत्म वो कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
इंक्रीज कंटेंडर्स हो गए शेयर ऑफ द सरप्लस के लिए। नहीं क्या हो गया, आपको देखने को मिला ज्यादा ऑफिशियल्स हैं, वही सब बातें रिपीट हो रही हैं कि ज्यादा ऑफिशियल्स हैं और जमीन कम बची हुई है। ठीक है, ट्रेड प्रॉस्पर्ड हुआ बट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेटेड यहाँ पर होने लग गई थी। तो ये आपके यहाँ पर कुछ नेचर एंड लिमिटेशंस हैं जो रीजनल स्टेट्स के यहाँ पर बताए गए। अब इस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को यहाँ हम पढ़ेंगे तो ये सारा आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यहाँ ट्रेड इंडस्ट्री, आपको आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर बोला गया है। ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, राइट, फिर उसके बाद सोसाइटल सेटअप कैसा था, इन सब चीज़ों को चलिए एक बार देखते हैं। और इसके लिए मैंने ना यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट में मतलब अगली 8-10 स्लाइड्स हैं, उस 8-10 स्लाइड्स को मैंने इनफैक्ट इस जगह पर यहाँ पर पूरा क्रक्स कर दिया है। ठीक है, चलिए एक बार इनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिएगा, हम जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, टेक्नोलॉजिकली हम बैकवर्ड थे, हम इस टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि एग्रीकल्चर वॉज स्टैग्नेंट, ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अब जो पीजेंट्स थे वो पैसा दिया करते थे, किसको? स्टेट को पेमेंट करते थे, जमींदारों को पेमेंट करते थे, राइट। आप देखोगे तो यहाँ पर जो चीफ्स हुआ करते थे उनको पेमेंट किया करते थे, रेवेन्यूज उनको दिए जाते थे। ठीक है, एंड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, स्पाइसेस, ये सारी क्रॉप्स जो है वो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। फिर हम बात करेंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री की। तो ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या आइटम थे जो एक्सपोर्ट होते थे, जैसे कि कॉटन, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पेत्रे, ओपियम, राइट, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, ड्रग्स, ये सब चीजें जो आप देखोगे क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन इंपोर्ट क्या क्या होता था? गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर, इन सब चीजों को आप रीड करोगे तो पता चलेगा कि ये चीजें जो है वो इंपोर्ट यहाँ पर हुआ करती थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि ट्रेड इंडस्ट्री, ट्रेड टेक्सटाइल्स का होता था, टेक्सटाइल ट्रेड होता था, है ना। आप देखोगे बहुत सारा सिल्क है, कपड़ा है, फैब्रिक है, ये सब चीजें हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, उसका भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। शिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शिप्स को बिल्ड किया जा रहा है। मेटल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखने के, ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, कॉटन, इन सब चीज़ों का, रॉ सिल्क का, सिल्क फैब्रिक से एक्सपोर्ट हो रहा है, इनका इंपोर्ट हो रहा है। ट्रेड इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश कर रही है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, साथ में मेटल इंडस्ट्री भी है। एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन पाठशालाज में दी जा रही है। मुसलमानों के मदरसा बने हैं जहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है। हिंदूज के यहाँ पर आप देखोगे तो चतुष्पातीज आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको मिले, इसको टोल्स भी कह रहे होंगे, जहाँ पर ये एजुकेशन यहाँ दी जा रही है। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो टोटली एब्सेंट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि फिर आगे एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें, जैसे ज्योग्राफी है, इट वॉज द नॉर्मल थिंग जो इम्पार्ट किया जाता था, बस साइंस एंड टेक जो है वो एब्सेंट हो जाता। सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी में बहुत सारे सेक्ट्स थे, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे सेक्ट थे। सोसाइटी में पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है, यानी कि वुमेन की अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो वुमेन की पोजीशन इन दिस सेंस अच्छी नहीं है, पोजीशन ऑफ वुमेन इज नॉट दैट गुड, है ना। और पैट्रियार्कल सिस्टम यहाँ पर फॉलो करते हुए दिख रहा है। सोसाइटी के अंदर वर्ण सिस्टम चल रहा है, और साथ ही साथ वर्ण सिस्टम के अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे और भी सब कास्ट यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं, सब कास्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मुस्लिम्स के अंदर भी डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब, आपको मुस्लिम्स के अंदर भी डिवीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्ट, कल्चर एंड आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर को यहाँ पर हम लोग स्लाइड्स के थ्रू देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हैं, बस उसी को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और चैप्टर को हम लोग अपने यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ मेरे ख्याल से हम लोग देख चुके हैं, और हमें इसको यहाँ पर इजीली फोकस कर पाएंगे कि एग्रीकल्चर जो है टेक्निकली बैकवर्ड था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक तरह से बिल्कुल मिसिंग है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल से मिसिंग है। तो एग्रीकल्चर टेक्निकली बैकवर्ड है एंड रिलाइड ऑन द हार्ड लेबर्स ऑफ पीजेंट्स को बड़ा हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, और पीजेंट्स जो हैं उनको रेयरली कोई बेनिफिट देखने को मिलता है, रेयरली बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, और ज़्यादातर वो उनको इनएजुकेट रिवॉर्ड्स मिलता है, जितना मेहनत वो कर रहे हैं उनको उतना रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और यही पीजेंट्स हैं जिनको ये रेवेन्यू पे करना पड़ता है, किसको? स्टेट को दे रहे हैं, जमींदार को दे रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया, जागीरदार को देते हैं, है ना, जो लोकल चीफ्स हो उनको दे रहे हैं, रेवेन्यू फार्मर्स को दे रहे हैं। ठीक है, और उनका सिचुएशन पीजेंट्स का जो है वो खराब होता चला गया ब्रिटिश रूल के अंदर। तो एग्रीकल्चर का यहाँ पर ये सिनारियो हो गया। ठीक है, अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री हम लोग डिस्कस किया कि भाई आप देखोगे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, यानी कि ट्रेड एक तरह से बहुत खतरनाक तरीके से हमारा फ्लरिश कर रहा था, ये मैंने आपको पॉइंट बताया। इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इन द फील्ड आप देखोगे एंड एग्रीकल्चर लिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। नाउ इंडिया में देखोगे स्ट्रॉन्ग डिमांड थी फॉर इट्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, तो बहुत सारी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारा ज़्यादातर हायर एक्सपोर्ट्स रहता था और हमारा यहाँ पर इंपोर्ट्स कम होता था, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस शीट हमारी पॉजिटिव रहती थी, अब ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे।
हम हमारा इंपोर्ट जो है वेर बैलेंस्ड बाय द इंपोर्ट ऑफ, क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट्स वेर बैलेंस्ड बाय द इंपोर्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेकिंग इंडिया अ सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, तो हम जो यहाँ इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो बदले में हम क्या, हमारे पास खूब सारा यहाँ पर सोना चांदी होता था जिससे हम इस चीजों को फाइनेंस कर लेते थे। ठीक है, देन क्या क्या इंपोर्ट आइटम्स थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका लंबा चौड़ा लिस्ट ऑलरेडी उस स्लाइड पर लिख दिया था। जैसे हम लोग पर्ल्स, अब गल्फ रीजन से हम लोग पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राइड फूड्स, रोज वाटर, ये हम लोग गल्फ से मंगा रहे हैं। अरेबिया से हम लोग अरबिक कंट्री से कॉफी हो गया, ड्रग्स हो गए, हनी हो गया, गोल्ड, ये अरबिक कंट्रीज से आ रहा है। चाइना से हमको चाय, चीनी, पोर्सलिन, सिल्क ये मिल रहा है। तिब्बत से गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ मिल रहा है। अफ्रीका से आइवरी, ड्रग्स मिल रहा है। यूरोप से वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर, ये सब चीजें जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन आइटम्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी सारा लिस्ट जो है ऑलरेडी उस व्हाइट वाली स्लाइड पे दिखा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या टेक्सटाइल्स है, अब देखिए टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री सेंटर्स कौन कौन से थे, तो ये सारे शहरों के नाम हैं, आपको बहुत सारे शहर के नाम आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए डक्का, यानी इसको ढाका बोलते हैं, मुर्शिदाबाद हो गया, पटना हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, यू कैन रीड ऑल दिस। बनारस है, आज भी है सेंटर, राइट। आपको जौनपुर मिलेगा, बुरहानपुर, चंदेरी, ब्रोच, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद। अभी आप सोचोगे सारे याद करने हैं क्या, देखो ऐसा ऐसा याद नहीं करना, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि हाँ हमारे कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। ठीक है, और कश्मीर आप देखोगे, कश्मीर वाज अ सेंटर ऑफ वुलन मैन्युफैक्चर, तो जाहिर सी बात है लॉजिक क्या आएगा, कश्मीर से क्या ही आएगा, वुलन मैन्युफैक्चर ही आपको देखने को मिलेंगे। शिप बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने देखा इस चीज को, शिप बिल्डिंग हमारे कंट्री में हो रहा है। इससे ज्यादा अभी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अब जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, ये सब शिप बिल्डिंग में लीडर स्टेट्स थे, खूब अच्छे से ज्यादा शिप बिल्डिंग हुआ करती थी। तो इंडियन शिपिंग जो है वो केरला पे काफी थ्राइव करी, क्योंकि हमने देखा था कि कैलिकट एंड ऑल दीज एरियाज में, है ना, क्या ही हमारे पास एक हिस्ट्री है, पोर्चुगीज आए थे। Zamorin of Calicut employed Muslims Kunjali Marickers for his navy, तो अपनी नेवी के लिए employed Muslims Kunjali Marickers for his navy, ये इंपॉर्टेंट है। शिवाजी भोसले's नेवी डिफेंडेड द वेस्ट कोस्ट, शिवाजी भोसले जो थे उनकी नेवी डिफेंड कर रही थी वेस्ट कोस्ट को अगेंस्ट द पोर्चुगीज, ये भी यहाँ पर चल रहा था। और यूरोपियन कंपनीज जो है वो इंडियन मेड शिप्स को परचेज करती थी फॉर देयर ओन यूज। तो बड़ी ताजुब की बात है कि एक टाइम ऐसा था जब हमारी शिप्स को परचेज किया जाता था। आज के टाइम पे हम लोग यहाँ पर परेशान है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया हम लोग चिल्लाते जा रहे हैं, हम बहुत सारी शिपों को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग। बट ठीक है, बट आज भी हम देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A, 17B, प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत हम लोग बहुत सारी शिपों को आज भी यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन, मैंने आपको बता दिया एजुकेशन को लेकर, भाई ठीक है 18वीं सेंचुरी में एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे दिया जाता था और वेस्टर्न डेवलपमेंट्स पे यहाँ पर एजुकेशन नहीं था, डिडंट कीप अप विद द वेस्टर्न डेवलपमेंट्स। ठीक है, फोकस किस पे था, लिटरेचर पे था, लॉ पे था, रिलीजन पे था, इन सब पे फोकस है। एंड ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ पर निगलेक्ट किसको किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर निगलेक्टेड है। मैंने आपको बताया हिंदूज के लिए आप देखोगे या एलिमेंट्री स्कूल्स थे जिनको पाठशालास बोला गया या फिर मकतब्स कहा गया, मकतब्स, ठीक है ना। हिंदूज के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स पाठशालास हो गए, मुस्लिम्स के लिए एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर मकतब्स हो गए। इसमें रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो है यहाँ पर पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो लोअर कास्ट के जो बच्चे थे वो भी स्कूल जाते थे, बट फीमेल प्रेजेंस जो है बहुत ही रेयर था, स्कूलों के अंदर फीमेल प्रेजेंस नहीं था। ठीक है, हायर एजुकेशन सेंटर्स को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चातुस्पातीज यहाँ पर बोल रहे हैं और टॉल्स बोल रहे हैं, ऑफर्ड जहाँ पर संस्कृत एजुकेशन जो है पढ़ाई जाती थी। हम मुसलमानों की बात करेंगे तो वहाँ पर मदरसास थे, ठीक है ना, जहाँ पर आपको पर्शियन और अरबिक एजुकेशन दी जाती थी। प्रोफेशंसी इन अरबिक वाज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग कुरान एंड मुस्लिम थियोलॉजीज को स्टडी करने के लिए, ऑब्वियसली यू नीड अ वेरी मच प्रोफेशंसी इन अरबिक्स। ये हो गया सोसाइटल सेटअप में। अब हमने देखा सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू बाय कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, इसमें है पैट्रियार्की सोसाइटी में यहाँ पर चल रही है, हमने देखा। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या वर्ण सिस्टम है, यहाँ पर ठीक है ना, वर्ण सिस्टम है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कास्ट सिस्टम भी आ रहा है और जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम के बाद और भी कास्ट में लोग यहाँ डिवाइडेड है, सब कास्ट में लोग डिवाइडेड है। ठीक है, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी चॉइस क्या है, उस हिसाब से आपकी कास्ट यहाँ पर इन्फ्लुएंस होती थी, आप जो काम कर रहे होंगे। ठीक है, और कास्ट काउंसिल्स एंड पंचायत इन्फोर्स द कास्ट नॉर्म्स, तो कास्ट के जो नॉर्म्स होंगे वो पंचायत लेवल पर डिसाइड हो रहे थे। मुस्लिम्स वर ऑल्सो डिवाइडेड, मुसलमानों में भी कास्ट, रेस, ट्राइब और स्टेटस को लेकर यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। सोसाइटल सेटअप में मुसलमानों के अंदर भी देखो ये डिवीजन दिखा रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन्नी शिया का डिवीजन हो, इसके अलावा आप देखोगे ईरानी, अफगानी, तुरानी, है ना, इन सब में डिवीजन है। हिंदुस्तानी मुसलमानों में यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिल रहा है। हायर कास्ट हिंदूज ट्रीटेड द लोअर कास्ट हिंदूज सिमिलरली टू हाउ शारिफ मुस्लिम्स ट्रीटेड द लोअर क्लास मुस्लिम्स, तो जैसा हिंदूज में भी था वैसा मुसलमानों में भी एक यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को आपस में मिल रहा था। रिलीजियस कन्वर्जन्स अकर्ड एंड कास्ट कॉस्ट डिविजन्स एंड डिसइंटीग्रेशन इन द 18th सेंचुरी। सिंपल सी चीज है, आई थिंक इसमें आपको यहाँ पर सब चीजें समझ में आ ही रही होंगी।
ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात मैंने आपको बताई कि भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, वुमेन को उतना यहाँ पर इंडिविजुअलिटी नहीं मिलेगी, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। अब होता क्या था, जो अमीर क्लास की, जो अमीर घरानों की औरतें होती थी वो घर में ही रहती थी, उनको बाहर से निकलने दिया जाता नहीं था, कहते थे कि जरूरत भी क्या है। लेकिन जो गरीब घराने की होती थी, यानी कि जो लोअर क्लास वुमेन होती थी, लोअर क्लास की वुमेन होती थी, वो काम करने के लिए घर से बाहर निकलती ही निकलती, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटडेटेड कस्टम्स लाइक पर्दा हो गया, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ये सब चीजें यहाँ पर थी। और साथ में देखोगे कि हिंदू विडोज जो थी वो काफी डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस करती थी, ठीक है, जो हिंदू विडोज होती थी। साथ में डाउरी सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। एफर्ट्स बाय राजा सवाई जयसिंह एंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ फॉर विडो रीमैरिज के लिए इनके एफर्ट्स, इन लोगों ने यहाँ पर एफर्ट्स किए थे कि विडो को रीमैरिज यहाँ पर अलाउ किया जाए। क्लियर हो गया, तो ये आपका पोजीशन हो गया। अब स्लेवरी की बात करेंगे, स्लेवरी यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। क्या होता था स्लेवरी, अब उतनी खराब सिचुएशन नहीं थी जैसा कि यूरोप में थी, लेकिन हाँ स्लेवरी में क्या हुआ कि भाई लोगों को बिकॉज दे मस्ट बी इन सम फाइनेंशियल डेट, तो उनको अपने ही लोगों को बेचना पड़ता था उस, मान लो फॉर एग्जांपल पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो स्लेवरी प्लेवरेंट तो थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, फैमिन्स था, पॉवर्टी था, जिसकी वजह से वो अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को जो है वो बेच देते होंगे, ये यहाँ बताया गया, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्लेव्स को रखा जाता था, वुमेन स्लेव्स को रखा जाता था डोमेस्टिक वर्क के लिए, ये बात आती है। हाँ ये बात है कि स्लेव्स जो हमारे यहाँ थे उनकी कंडीशन बेटर थी इन कंपैरिजन टू यूरोप, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। मैरिजेस अगर स्लेव्स के आपस में हो जाती थी तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होता था उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता था, कि मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फ्री है, अब वो स्लेव्स नहीं बनेगा, ही इज अ फ्री, रिजल्टिंग इन फ्री ऑफ सिटीजन ऑफस्प्रिंग होता था ना। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जब आई तो वो स्लेव्स लेके आए कहाँ से, आप देखोगे तो स्लेट का सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ अफ्रीका में कर रहे थे, अफ्रीका से स्लेव्स ले जाते थे और वो यूरोप में वहाँ पर उनको अमेरिका में वहाँ पर भेज देते थे, जहाँ पर प्लांटेशन में काम करने को मजबूर करते थे। तो जब इंडिया आए यूरोपियंस, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी स्लेवरी का और जो काम है या स्लेवरी जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। बंगाल, असम, बिहार में आप देखोगे तो मेजर स्लेव मार्केट्स यहाँ पर फॉर्म होने लग गए, ठीक है। और अबीसियन स्लेव्स सोल्ड इन सूरत, मद्रास और कलकत्ता में हमको स्लेव्स का बिक्री भी देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एंड देन हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट ऑफ द फ्यू पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मुगल अंपायर डिक्लाइन करता है तो आप देखोगे कि जो पैटर्नेज अभी तक मुगल अंपायर जिन चीज़ों को दे रहे थे वो ऑब्वियसली शिफ्ट होगा, है ना, और वो न्यू स्टेट कोर्ट्स की तरफ शिफ्ट होगा। अब जो स्टेट्स यहाँ बन रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन, जैसे देखिए बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा आपको लखनऊ में मिलेगा, 1784 में बना। पिंक सिटी जयपुर का आपको देखने को मिलेगा सवाई जयसिंह के द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली, जयपुर, बनारस और मथुरा, उज्जैन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड देन पद्मनाभपुरम पैलेस इन केरला, ये सब आपको सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब राजपूताना किंगडम आता है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगा, इसी पीरियड में होता है। उर्दू लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, पोइट्री काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, है ना, काफ़ी पोइट जैसे कि आपको मीर, सौदा, नज़ीर, ठीक है, ये मिर्ज़ा, ये सब गालिब, ये सब इनका यहाँ पर टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। मलयालम लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश करता है, मलयालम लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश करता है अंडर ट्रावनकोर रूलर्स अब इसको पैटर्नेज देते हैं। मतलब कुल मिला के जो पैटर्नेज अभी मुसलमान के मुगल दे रहे थे, अब चूंकि मुगल डिक्लाइन कर गए हैं तो जो लोकल रूलर्स बने हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित हो रहे हैं, वो पैटर्नेज देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको पंजाबी लिटरेचर यहाँ पर दिखा, ये आपको डेवलप होते हुए दिख रहा है। तमिल लैंग्वेज यहाँ पर एनरिच हो रही है। सिंधी लिटरेचर फीचर करता है ना, फीचर्ड शाह अब्दुल लतीफ्स रिसालो, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है ना, ये चीज़। इसके अलावा पंजाबी लिटरेचर सॉ द कॉम्पोजिशन ऑफ रोमांटिक एपिक, हीर रांझा आपने सुना होगा बाय वारिस शाह, इनके द्वारा, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स है, देखो खाली इसको याद लिख लेना, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे लिख लेना, बस फैक्ट्स लिख लेना, बस ये नाम लिख देना, कुछ नहीं। जैसे आप देखोगे कि तमिल लैंग्वेज एनरिच्ड सितार पोइट्री इंक्लूडिंग वर्क्स बाय तयुमनवर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन न्यूमरस अदर लिटरेरी वर्क्स अदर रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी काम देखने को मिलते हैं। तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये सब कुछ फोटोज यहाँ लगा रखी है और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट्स, आर्ट, पेंटिंग इस प्रकार की देखने को मिलती है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर के हमने एंड में क्रक्स में यही देखने को मिला कि यार अब क्या हुआ, जब वो यूरोपियंस आ गए, चारों पावर्स थी, उसमें ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत के निकलते हैं। तो ब्रिटिशर्स का जब इंडिया में अकेले बचे हुए हैं तो ब्रिटिशर्स के सामने क्या क्या सिनारियो है वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस किया कि भाई व्हाट वाज द सिचुएशन, डिक्लाइन क्यों होता है मुगलों का, एंड ऑल द रीजंस, ये सब हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। और ये जो नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे पास इस तरह से और भी होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको अगर हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाऊंगा तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको सीधे मिलेंगे। इससे क्या है, उतने चैप्टर का, उतने पोर्शन का मैं क्रक्स कर देता हूं, तो वो आपके हैंड रिटन नोट्स में देखो आ जाएगा। जैसे सोशियो इकोनॉमिक को अब यहाँ पर 10-12 स्लाइड्स में था, वहाँ पर मैंने एक स्लाइड में किया है, तो वहाँ पर आप भी यही कोशिश करिए कि उसकी आप 2 पेज फोटोकॉपी निकाल लीजिए, है ना, आप थोड़ा फैला के एक ही स्लाइड में इस तरह से आप नोट्स क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, तो क्रक्स में आपको याद हो जाए।
इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।